मैरिज सर्टिफिकेट मिलने की पहली ही रात मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाली पत्नी ने बड़े रौब से मेरे सामने 3 नियम रख दिए। पहला, ना किस। दूसरा, ना एक ही बिस्तर पर सोना। तीसरा, ना किसी तरह की नजदीकी। मैंने बिना कुछ कहे सब मान लिया। लेकिन 3 साल बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और मैंने तलाक की बात छेड़ी, वह आग बबूला हो गई। अरे ओ बदतमीज, तलाक देगा तू मुझे? जरा आईना देखा है? तलाक मेरे जूते पर। इतना ही नहीं, मैडम ने मेरे सारे अंडरवियर तक छिपा दिए ताकि मैं भाग ही ना सकूं। रात भर जागकर ड्रिल मशीन से मेरे कमरे का दरवाजा तक बंद कर दिया। और जब उसका बचपन का प्यार, उसका वही व्हाइट मूनलाइट वापस लौटा, तो उसने उसे प्यार से गले नहीं लगाया, सीधे लोगों को भेजकर उसकी ऐसी खातिरदारी करवाई कि बेचारा अस्पताल पहुंच गया। आखिर ऐसा क्या बदल गया था? 3 साल पहले अपने उसी व्हाइट मूनलाइट को बचाने की कोशिश में शिया वानियो की सुपरकार का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। उसकी टांग इतनी बुरी तरह घायल हुई कि डॉक्टरों ने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। उस मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं था, सिर्फ मैं था। पूरे 3 साल मैंने दिन रात उसकी सेवा की। दवा से लेकर खाना, फिजियोथेरेपी से लेकर उसकी जिद तक, सब कुछ मैंने सहा। उसे हमेशा लगता रहा कि वह मेरी पहली मोहब्बत है, लेकिन उसे बहुत देर से पता चला कि असल में वह किसी और की जगह थी। एक परछाई, एक ऐसा चेहरा जो मेरी खोई हुई मोहब्बत से हूबहू मिलता था। और जब मैंने सच में उसे छोड़ने का फैसला किया, तब पहली बार उस घमंडी अमीर लड़की का सारा घमंड टूट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ी। जंग चोंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, प्लीज वापस आ जाओ। मैंने शिया वानियो के सामने 2 कागज रख दिए। धीरे से मुस्कुराकर कहा, वानियो चलो अब तलाक ले लेते हैं। मेरी बात सुनते ही उसने चौंक कर सिर उठाया। उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कागजों पर लिखे शब्दों पर गई, तलाक समझौता, बस इतना पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जंग चोंग, ये क्या बेहूदगी है? उसकी आवाज में गुस्सा भी था और धमकी भी, लेकिन मैं सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया। वानियो, इन 3 सालों के लिए धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मेरी मां का ऑपरेशन हो पाया। देश के सबसे अच्छे अस्पताल में उनका इलाज हुआ। लेकिन हमारे बीच जो रिश्ता था वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था। अब वो वापस आ चुका है और अब मुझे जाना चाहिए। मैं तुम्हारी जिंदगी और बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम्हें अपना असली प्यार मिलना चाहिए। मेरे चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभ गई। धड़ाम, उसने जोर से मेज पर हाथ मारा। जंग चोंग, तुम अपने आप को समझते क्या हो? इन 3 सालों में मैंने तुम पर लाखों नहीं करोड़ों युआन खर्च किए। तुम्हारी मां को मौत के मुंह से वापस खड़ा कर दिया और बदले में तुम मुझे तलाक दे रहे हो। 3 साल पहले शिया वानियो के एक्सीडेंट के बाद पूरा शिया परिवार बेतहाशा डॉक्टर ढूंढ रहा था। उन्होंने घोषणा कर दी थी, जो हमारी बेटी को ठीक करेगा उसे 1 अरब युआन इनाम मिलेगा। तब मैं खुद उनके दरवाजे पर गया। मैंने कहा, मैं शिया वानियो का गुप्त प्रशंसक हूं। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस मुझे उसके पास रहने दीजिए। उस समय शिया वानियो का स्वभाव बेहद खराब था। वह हर किसी पर चिल्लाती, गुस्से में चीजें फेंक देती। कमरे में कोई नुकीली चीज तक नहीं रखी जाती थी। डर था कि कहीं वह खुद को नुकसान न पहुंचा ले। कोई और होता तो पहले ही दिन भाग जाता, लेकिन मैं 3 साल तक उसके साथ डटा रहा। उसकी हर जिद, हर आंसू, हर गुस्सा सब सहता रहा। आखिरकार एक चमत्कार हुआ। जिस दिन शिया वानियो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसके पूरे परिवार ने हमारी शादी के लिए हामी भर दी। शिया वानियो ने भी मना नहीं किया, लेकिन एक शर्त पर। यह शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होगी। वह अच्छी तरह जानती थी कि मैंने उसके लिए कितना कुछ किया है, लेकिन उसके दिल में किसी और की जगह पहले से तय थी। मैंने गहरी सांस ली। वनजू, साइन कर दो। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। किसी न किसी तरह सब चुका दूंगा। मैंने तलाक के कागज फिर उसकी ओर बढ़ा दिए, क्योंकि 3 साल उसकी देखभाल करने के बाद मैं यह अच्छी तरह जान चुका था कि उसके दिल में शू शियाओयांग की जगह कोई नहीं ले सकता। अब जब वह वापस आ चुका था तो मेरा रुकना बेकार था। आखिर नकली शादी का अंत तो एक दिन होना ही था। शिया वानियो ने कागज उठाए और गुस्से में जमीन पर फेंक दिए। हद है, तुम 4 मिलियन युआन लौटाओगे? कैसे? जेब में फूटी कौड़ी नहीं, और बातें ऐसी जैसे कोई अरबपति हो। वह गुस्से से मेरा नाम चिल्ला ही रही थी कि तभी उसका फोन लगातार बजने लगा। पहले उसने अनदेखा किया, लेकिन घंटी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। छिड़कर उसने फोन उठाया और जमीन पर दे मारा। फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर वह जल्दी जल्दी स्टॉकिंग पहनने लगी। दरवाजे तक पहुंची और बोली, जंग चोंग, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूं। अगर लौट कर आई और तुम घर में नहीं मिले तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। तलाक मांगने की हिम्मत कैसे हुई? अगर इस घर में तलाक होगा तो फैसला मैं करूंगी।
इतना कहकर वह गुस्से से बाहर निकल गई, लेकिन 2 कदम चलकर फिर रुकी। शायद उसे मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने बाहर से दरवाजा लॉक किया, फिर हाई हील की एड़ी से चाबी तोड़कर ताले के अंदर ही फंसा दी। फिर भी मन नहीं भरा। सामने रखा लगभग 100 पाउंड का भारी फूलदान घसीटकर दरवाजे के सामने अड्डा दिया। अब भागकर दिखा मिस्टर तलाक एक्सप्रेस। एक कंगाल आदमी अरबपति बीवी को तलाक देगा। लगता है सच में दिमाग का वायर ढीला हो गया है। उसकी कार दूर निकल गई। कमरे के अंदर मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। सारा सामान पहले ही पैक कर चुका था। टेबल पर एक फोटो रखी थी, एक बेहद खूबसूरत लड़की की, जिसका चेहरा शिया वाणयू से बिल्कुल मिलता था। मैंने तस्वीर को धीरे से उठाया। याओलिंग, मुझे माफ कर देना। आज आखिरकार मैं इस दर्द से बाहर निकल रहा हूं। तुम्हें भूलना कभी संभव नहीं था, इसलिए मैंने ऐसी लड़की को चुना जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। मैं उसका गुप्त प्रशंसक बनकर उसके पास रहा। उसे देखते हुए ऐसा लगता था जैसे तुम अब भी मेरे साथ हो। लेकिन अब मुझे भी नई जिंदगी शुरू करनी होगी। जहां भी हो तुम मुझे जरूर आशीर्वाद दोगी, है ना? आधी रात को शिया वाणयू घबराई हुई कार से उतरी। इतनी जल्दबाजी में थी कि कार का इंजन तक बंद करना भूल गई। वह टूटे हुए फोन को हाथ में लिए मेरे कमरे की ओर दौड़ी। दड़ दड़ दड़, जंग चोंग, दरवाजा खोलो अभी के अभी। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद उसने खुद ही दरवाजा खोला और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा पूरी तरह साफ था। सिर्फ एक काला सूटकेस कोने में रखा था। वह भागकर अलमारी तक पहुंची। अंदर कुछ भी नहीं था, एक भी कपड़ा नहीं। उसकी आंखें लाल हो गईं। जंग चोंग, तुम्हें किसने इजाजत दी मुझे छोड़कर जाने की? तो असली बात यह है, तुम ही मुझे छोड़ना चाहते थे। वह पूरे घर में पागलों की तरह मेरा नाम पुकारती रही। उसी समय उसकी मां का फोन आया। वाणियू, क्या तुमने जंग चोंग को डांटा था? वो आधी रात को तुम्हारे दादा दादी के घर चला आया है। यह सुनते ही शिया वाणियू ने दांत भींच लिए। मुझे नहीं पता आज उसे कौन सा कीड़ा काट गया है। ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे दिमाग की फ्यूज उड़ गई हो। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी दादा दादी के घर जाकर उसकी अच्छी खबर लेती हूं। फोन रखते ही वह बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर मेरे सूटकेस पर पड़ी। वह तुरंत स्टोर रूम से हथौड़ा और पेचकस उठा लाई। अच्छा जनाब, पूरी तैयारी करके बैठे थे। उसने जोर लगाकर सूटकेस खोलना शुरू किया। अंदर करीने से रखे कपड़े देखकर उसके होठों पर गुस्से भरी हंसी आ गई। वाह जंगचोंग, 3 साल में पहली बार इतनी हिम्मत दिखाई है तुमने। तलाक की बात भी कर दी और सामान भी पहले से पैक कर लिया। लगता है सच में मुझे मजबूर करना चाहते हो। दांत भींचते हुए शिया वाणियू मेरे सारे कपड़े फिर से अलमारी में टांगने लगी। तभी कपड़ों के बीच से एक पुरानी तस्वीर फिसलकर नीचे गिर पड़ी। उसने झुककर तस्वीर उठाई। उसके मन में उत्सुकता भी थी और हल्की सी बेचैनी भी। तस्वीर में एक लड़की थी जिसका चेहरा हूबहू शिया वाणियू जैसा था। सफेद रंग की 1 पीस ड्रेस पहने वह मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान इतनी उजली और सुकून देने वाली थी कि मानो धरती पर कोई फरिश्ता उतर आया हो। पहली नजर में शिया वाणियू के दिल में मीठी सी खुशी दौड़ गई। पागल कहीं का, आखिर मेरी फोटो तो संभाल कर रखी है, वो भी ऐसे जैसे कोई खजाना हो। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा तस्वीर को गौर से देखा, उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। रुको, मैंने तो कभी ऐसी ड्रेस पहनी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, तस्वीर वाली लड़की की मुस्कान बहुत ही कोमल और शांत थी, जबकि शिया वाणियू की मुस्कान तो ज्यादातर लोगों की धड़कनें बढ़ा देती थी और कभी कभी ब्लड प्रेशर भी। उसने तस्वीर पलटी। पीछे साफ अक्षरों में लिखा था जंग याओलिंग, 17 अक्टूबर। ये नाम पढ़ते ही उसका दिल एकदम बैठ गया। उधर मैं और दादाजी आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले ही उनका फोन आया था। बेटा, बड़ी जोर की रोस्ट डक खाने की इच्छा हो रही है। वैसे भी कुछ ही दिनों में उनका जन्मदिन आने वाला था, इसलिए मैं पहले ही गांव पहुंच गया था। रात काफी हो चुकी थी। हम दोनों सोने ही वाले थे कि अचानक बाहर जोर से ब्रेक लगने की आवाज आई। उसके तुरंत बाद दड़ 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 दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। दादाजी, मैं वाणियू हूं, जल्दी दरवाजा खोलिए। मैंने जाकर लकड़ी का दरवाजा खोला। वाणियू, तुम इस समय यहां? लेकिन उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वह भौहें सिकोड़कर बोली, तुमने शराब पी रखी है? मैंने सिर हिलाया। दादाजी ने बुलाया था तो उनके साथ थोड़ा सा पी लिया। इतने में शिया परिवार के बुजुर्ग भी बाहर आ गए। उन्हें लगा जैसे वाणियू मुझे डांट रही है। वह तुरंत हमारे बीच आकर खड़े हो गए। मैं हंसते हुए बोला, दादाजी चिंता मत कीजिए, हमने बस माई शराब पी है। थोड़ी तेज जरूर होती है, लेकिन थोड़ी देर आराम कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने शिया वाणियू की ओर देखकर कहा, तुम कार पार्क कर दो। लेकिन वह वहीं खड़ी रही।
उसने जेब में रखी वही तस्वीर कसकर पकड़ ली। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में भींच लिया हो। सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। दादी ने उसके चेहरे का बदला हुआ रंग देखा। उन्होंने इशारे से दादाजी को अंदर बुला लिया। अब बाहर सिर्फ मैं और शिया वानियो रह गए थे। मैं कार पार्क करके लौटा ही था कि उसने अचानक मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक तरफ खींच लिया। उसी समय मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैंने जैसे ही फोन निकाला, उसने झटके से मेरे हाथ से छीन लिया। उसने चैट पढ़ी और अगले ही पल गुस्से में फोन सीधा तालाब में फेंक दिया। छपाक! मैं घबरा गया। फोन निकालने के लिए तालाब में कूदने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थीं। जंग चोंग, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? उसने जेब से तस्वीर निकाली और मेरे सामने लहरा दी। तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मुझे पा नहीं सके, इसलिए तुमने मेरी जैसी दिखने वाली लड़की ढूंढ ली, और जिसने अभी तुम्हें मैसेज किया वही लड़की है ना? अगले मंगलवार तुम्हें उसके साथ किसी शो में जाने का न्योता दिया है। क्या प्लान है? दादाजी का जन्मदिन खत्म होते ही उसके साथ भाग जाओगे? मैं कुछ पल तक उसे देखता रह गया, फिर धीरे से गहरी सांस ली। माफ करना वाणियो, दादाजी का जन्मदिन निकल जाने दो, उसके बाद हम तलाक ले लेंगे। सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अब इस रिश्ते को और घसीटना ठीक नहीं है। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। अच्छा, तो सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे प्यार करते थे, तुमने मेरी जगह दूसरी लड़की ढूंढ ली? गुस्से और दर्द में उसका गला भर आया। इतनी जोर से खांसी छूटी कि खुद की लार ही गले में अटक गई। मैं तुरंत उसके पास गया और उसकी पीठ सहलाने लगा, लेकिन उसने झटक कर मेरा हाथ हटा दिया। मैंने शांत स्वर में कहा, वानियू, ऐसा मत करो, मैं तो बस एक गरीब आदमी हूं। तुम्हारे दिल में शू शियाओयांग की जो जगह है, उसकी बराबरी मैं कभी नहीं कर सकता। उस साल तुम्हारा एक्सीडेंट भी उसी का पीछा करते हुए हुआ था। हर रात तुम नींद में उसी का नाम पुकारती थीं। मेरी बात सुनकर वह मुझे अविश्वास से देखने लगी। तुमने सच में शराब पी रखी है क्या? और ये गरीब गरीब क्या लगा रखा है? मेरे पापा तो पूरी कंपनी तुम्हारे हवाले करके तुम्हें चेयरमैन बनाने वाले थे, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने उसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वह शर्त याद दिलाई, जिसमें लिखा था कि हम दोनों एक दूसरे की निजी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। बस इतना सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चटाक! एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। जंग चोंग, तलाक चाहिए ना? ठीक है, अभी इसी वक्त तलाक लेते हैं। यह कहकर वह लड़खड़ाते कदमों से मुड़ गई। दिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाले रखा। शायद वह नहीं चाहती थी कि मैं उसकी आंखों में टूटन देख लूं। मैंने देखा उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं दौड़कर उसके पीछे गया। सोचा कम से कम उसे कार तक छोड़ दूं, लेकिन उसने पलटकर चीखते हुए कहा, दूर रहो। मैं वहीं रुक गया, बस दूर से देखता रहा। वह कार में बैठी और गांव छोड़कर चली गई। करीब 10 मिनट बाद घर पहुंचते ही शिया वाणियू फूट फूट कर रो पड़ी। उसने तलाक के कागज छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिए। पूरा घर सुनसान था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और वही अकेलापन जो धीरे धीरे उसके दिल में उतरता चला गया। आधी रात को शू शियाओयांग का फोन फिर आया। इस बार शिया वाणियू का गुस्सा फट पड़ा। उसने फोन उठाते ही चिल्लाकर कहा, शू शियाओयांग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं पहले ही साफ कह चुकी हूं, हमारे बीच अब कुछ भी बाकी नहीं है। अगर दोबारा मुझे परेशान किया तो सच कह रही हूं, समुद्र में फेंकवा दूंगी और मछलियां तुम्हें आराम से नाश्ता बना लेंगी। फोन पटकने के बाद वह सोफे पर बैठ गई। कड़वी हंसी उसके होठों पर आ गई। लगता है इंटरनेट वाले सही कहते हैं, बचपन का प्यार अक्सर उस इंसान से हार जाता है न जो अचानक जिंदगी में आ जाता है। शू शियाओयांग ऐसा ही था, और अब जंग चोंग भी। यह सोचते ही उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे। उसने तस्वीर को कसकर पकड़ लिया। ये लड़की आखिर मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है? चेहरा मेरा जैसा है, लेकिन ऐसा क्या है इसमें जो मुझ में नहीं? अगली सुबह एक हाथ में पानी से भरी बाल्टी और दूसरे हाथ में ताजे फूलों का गुलदस्ता लिए मैं कब्रिस्तान पहुंचा। एक कब्र के सामने जाकर रुक गया। कब्र के पत्थर पर लगी काले सफेद तस्वीर में वही लड़की मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान हमेशा के लिए 19 साल की उम्र में ही ठहर गई थी। मैंने धीरे धीरे कपड़े से कब्र का पत्थर साफ करना शुरू किया। हर धूल के कण को बड़े प्यार से हटाया। तभी मेरी नजर कब्र के किनारे उगे एक छोटे से जंगली फूल पर पड़ी। इतनी कठोर जमीन में भी वह पूरी जिद के साथ खिल रहा था। उसे देखकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और आंखों में नमी भी उतर आई। मैं झुक गया। उसके आसपास उगी छोटी छोटी घास उखाड़कर साफ करने लगा। फिर उस तपती धूप के बीच खिली छोटी सी गुलदाउदी को देखते हुए मैं कुछ पल चुपचाप वहीं खड़ा रहा। सूरज ढल रहा था और कब्र के पत्थर पर सुनहरे अक्षरों में एक पंक्ति खुदी हुई थी,
प्रिय पुत्री जांग याओलिंग की समाधि। मैंने एक सिगरेट जलाई और अनायास ही मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे याद है तुम्हें मेरी आवाज सबसे ज्यादा पसंद थी। अब मैं भी यहां से जाने वाला हूं। जाने से पहले तुम्हारे लिए एक गीत गाता हूं। उम्मीद है उसके बाद तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। इतना कहकर मैंने अपना गिटार निकाला, कब्र के सामने जमीन पर बैठ गया और धीरे धीरे धुन छेड़ने लगा। जैसे जैसे सुर हवा में घुलते गए, मेरी आंखों के सामने बीते दिनों की वह परिचित परछाई फिर से उभर आई। जांग चांग, तुम्हारे गाने हमेशा इतने दर्द भरे क्यों होते हैं? क्या तुम जानबूझकर मुझे रुलाना चाहते हो? जांग चांग, जरा मुस्कुराया भी करो। तुम अभी इतने जवान हो, लेकिन हमेशा किसी बूढ़े आदमी की तरह उदास दिखाई देते हो। इससे तो मुझे ही लगता है कि मैं बहुत बचकानी हूं। जांग चांग, मुझे भूल जाना, मेरे बिना अपनी जिंदगी जीना। मुझे याद करके खुद को मत बांधना। तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हारा भविष्य सिर्फ मेरे नाम नहीं होना चाहिए। जांग चांग, मैं जा रही हूं, अगले जन्म में फिर मिलेंगे। गीत समाप्त हो चुका था और वह इंसान भी बहुत पहले इस दुनिया से जा चुका था। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसकी समाधि को सहलाया, ठीक वैसे ही जैसे कभी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता था। वह अक्सर मुस्कुराकर कहा करती थी, जांग चांग, मुझे इस तरह मत देखा करो, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। मुझे पता है मैं 20 साल की उम्र भी पार नहीं कर पाऊंगी। मैंने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। होठों में दबी सिगरेट फिर से पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। लेकिन सच तो यह था कि वह कभी मुझसे दूर गई ही नहीं। वह आज भी मेरे हर गीत में जिंदा थी। मैं उसके अधूरे सपनों को अपने साथ लेकर उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जिसकी वह हमेशा चाह रखती थी। और शायद उस दिन मैं उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दूं। किसी से पूरे दिल से प्रेम करूं, अपना परिवार बसाऊं, बच्चे हों और साधारण लोगों की तरह उम्र भर जीता रहूं। मैं हल्का सा मुस्कुराया और पीछे मुड़े बिना वहां से चल पड़ा। कब्र के पास खिला वह छोटा सा जंगली गुलदाउदी का फूल हवा के साथ धीरे धीरे झूम रहा था, मानो मुझे आखिरी बार विदा कह रहा हो। दादाजी का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए दोपहर तक परिवार के लगभग सभी सदस्य घर पहुंच चुके थे। इसी बीच ससुर शा चेंगोंग रसोई में आए। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और पूछा, तुम अकेले क्यों हो? वान्यू कहाँ है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, पिताजी, कंपनी में थोड़ा काम अटक गया है, वह काम खत्म होते ही आ जाएगी। शा चेंगोंग ने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। वह मेरे पास आए, जेब से सिगरेट निकालकर मेरे होठों में लगाई और खुद ही उसे जलाकर दिया। दूसरे घरों में आमतौर पर दामाद अपने ससुर को सिगरेट जलाकर देता है, लेकिन शाह परिवार में सब कुछ उल्टा था। आखिर पिछले 3 वर्षों में मेरी वजह से ही उनकी बेटी की जिंदगी संभल पाई थी। जब भी उन्हें यह बात याद आती, उनका मन करता कि कुदाल उठाकर शू शियाओयांग की जमकर पिटाई कर दें। उस हरामजादे की इतनी हिम्मत कैसे हुई? किसी अमीर और प्रभावशाली परिवार की लड़की के लिए मेरी बेटी को छोड़ दिया। कुछ देर बाद मैंने खाना परोस दिया, लेकिन खाने की मेज पर जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। दादाजी बार बार शवान्यू और मेरी शादी की बात छेड़ रहे थे। उन्होंने शा चेंगोंग से भी कहा, इस साल खत्म होने से पहले इन दोनों की शादी हर हाल में हो जानी चाहिए। उसके बाद हर साल मुझे एक एक तंदुरुस्त पोता चाहिए। शाम ढलते ढलते शावान्यू भी घर पहुंच गई। उसकी आंखों से आंसू तो सूख चुके थे, लेकिन चेहरे पर पहले से कहीं अधिक ठंडापन था। तभी छोटी चचेरी बहन दौड़ती हुई आई और उससे लिपट गई। दीदी, दीदी, प्लीज आप जीजाजी से शादी मत करना, ठीक है? शावान्यू एक पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गई। क्या मतलब? छोटी बच्ची शर्मा गई, सिर झुका लिया और धीरे से बोली, क्योंकि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं जीजाजी से शादी करूंगी। धड़ाम। आंगन में बैठे कई लोगों के हाथ से सामान लगभग गिर ही गया। दूसरी चाची तुरंत पलटी और गुस्से से अपनी बेटी को घूरने लगी। यह देखकर छोटी बच्ची जीभ निकालकर भाग गई, लेकिन उस मासूम सी बात ने शा वान्यू के दिल को एक बार फिर कसकर जकड़ लिया। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में 3 हिस्से गुस्सा था और 7 हिस्से शिकायत। और मैं तो रसोई में खाना बनाने में इतना व्यस्त था कि उसकी जानलेवा निगाहों का मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। खाना खत्म होने के बाद शा चेंगगोंग मुझे जन्मदिन की रस्मों की तैयारी समझाने के लिए अपने साथ ले गए। उधर सास गांव यूलान छोटी गुयू को लेकर गांव में टहलने निकल गईं। कुछ दूर जाकर उन्होंने अचानक पूछा, वान्यू, आखिर तुम्हारे और जांग चांग के बीच चल क्या रहा है? क्या तुम फिर से शू शियाओयांग से मिलने गई थी? शा वान्यू का दिल कसकर भर आया। वो कहना चाहती थी कि नहीं, लेकिन उसके होठों से निकला, हाँ, मैं उससे मिलने गई थी। यह सुनते ही गांव यूलान का खून खौल उठा। उन्हें लगा जैसे उनका रक्तचाप अभी फट पड़ेगा। उन्होंने गुस्से में कहा,
तुम आखिर उससे मिलने गई ही क्यों? क्या तुम्हें याद नहीं कि उसने तुम्हें किस तरह छोड़ दिया था? क्या अब भी समझ नहीं आई? अब जब उस अमीर लड़की ने उसे ठुकरा दिया तो वह फिर तुम्हारे पास लौट आया है। लेकिन अगले ही पल शाह वान्यू ने जो कहा उसने गांव यूलान के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। दांत भींचते हुए शाह वान्यू बोली, हाँ, सच तो यह है कि जांग चांग और मेरी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी। मैं अब उससे प्यार नहीं करती। मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। यह सुनकर गांव यूलान बिल्कुल पत्थर की तरह जड़ हो गईं। उन्हें लगा मानो पूरी दुनिया उनके सामने बिखर गई हो। अब तक शाह परिवार के सभी लोगों को यही लगता था कि हमारी कानूनी शादी हो चुकी है। बस वान्यू की तबीयत खराब होने की वजह से शादी की रस्में अभी तक नहीं हुई थीं। उन्हें क्या पता था कि यह रिश्ता तो केवल एक समझौते पर टिका हुआ था। गांव यूलान गुस्से से चिल्लाईं, शाह वान्यू, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? शाह वान्यू की आंखें भर आईं। वह सिसकते हुए लेकिन जिद के साथ बोली, मैं उससे प्यार ही नहीं करती। मैंने तो सिर्फ आप सबकी खुशी के लिए उससे यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। जो भी हो, मैं तलाक लेकर रहूंगी। हालांकि सच यह था कि तलाक के कागज तो वह खुद अपने हाथों से पहले ही फाड़ चुकी थी। तुम पागल हो गई हो। गांव यूलान का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसी पल पहली बार उन्हें मेरे लिए गहरी हमदर्दी महसूस हुई। कुछ देर खुद को संभालने के बाद उन्होंने धीमी लेकिन भारी आवाज में पूछा, वान्यू, क्या उस कमीने शू शियाओयांग के लिए तुम्हारे दिल में अब भी जगह है? शाह वान्यू ने अपनी ही भावनाओं से झूठ बोलते हुए जवाब दिया, हाँ है। उसकी दृढ़ निगाहें देखकर गांव यूलान और भी क्रोधित हो उठी। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या तुम मुझे गुस्से से मारकर ही मानोगी? इतना कहकर गांव यूलान ने बेबसी से हाथ झटका और बिना पीछे देखे वहां से चली गईं। शाह परिवार का दामाद अगर कोई होगा तो सिर्फ जांग चांग होगा। अगर शाह वान्यू ने उस शू शियाओयांग को इस घर में लाने की जरा भी कोशिश की तो मैं उसके पिताजी से कहकर उसकी ऐसी खातिरदारी करवाऊंगी कि सीधा अस्पताल का वीआईपी रूम बुक हो जाएगा। लेकिन गांव यूलान को क्या पता था कि उनकी बेटी अभी उनसे भी बड़ा धमाका करने वाली है। मां के जाते ही शाह वान्यू धम्म से जमीन पर बैठ गई। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में उलझन और मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर हर गलती मेरी ही क्यों निकलती है? कुछ देर बाद उसकी नजर तालाब की ओर गई जहां पिछली रात उसने गुस्से में मेरा मोबाइल फेंक दिया था। अचानक उसके दिमाग की घंटी बजी। अरे, जांग चांग का फोन तो वाटरप्रूफ था। अब उसके दिल में एक ही बात आग की तरह जल रही थी। उसे हर हाल में जानना था कि मेरे और जांग याओलिंग के बीच असली रिश्ता क्या था। उधर गांव यूलान सीधे गांव के मुखिया के घर पहुंच गईं। अंदर देखा तो मैं हाथ में पेन लिए पूरे मन से दादाजी के जन्मदिन की तैयारियों की सूची बना रहा था। मुझे देखकर उनका दिल भर आया। इतना अच्छा लड़का और मेरी बेटी ने इसे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट में बांध कर रखा। पता नहीं इसके दिल में कितना दर्द होगा। रात के करीब 10 बजे जब हम मुखिया के घर से निकले तो गांव यूलान ने कोई बहाना बनाकर शाह चेंगोंग और बाकी लोगों को आगे भेज दिया। अब गांव की सुनसान सड़क पर सिर्फ हम दोनों थे। उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, जांग चांग, क्या तुम और वान्यू हम सबसे कुछ छिपा रहे हो? मेरा दिल एक पल को जैसे रुक गया। काफी देर चुप रहने के बाद मैंने गहरी सांस ली। मां, गलती मेरी भी है। शुरू से ही मुझे सब साफ साफ बता देना चाहिए था। आप चिंता मत कीजिए, दादाजी का जन्मदिन निकल जाए, उसके बाद मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। मुझे लगा अब डांट पड़ेगी, लेकिन गांव यूलान की आंखें और सख्त हो गईं। उन्होंने लगभग आदेश देते हुए कहा, तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, अगर तुम इस घर से चले गए तो यह परिवार बिखर जाएगा। अभी किसी को इस कॉन्ट्रैक्ट वाली बात के बारे में मत बताना। वान्यू को मैं खुद समझाऊंगी। और जहां तक उस शू शियाओयांग का सवाल है, वह इस घर की चौखट भी पार नहीं करेगा। उनकी बात सुनते ही मुझे समझ आ गया कि उन्होंने पूरी बात गलत समझ ली है। मैं जल्दी से उस फोटो वाली सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन गांव यूलान का पूरा ध्यान सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर था। उन्होंने मुझे सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया। उधर शहर वाले विला में शाह वान्यू कीचड़ से सनी हुई घर लौटी। अजीब बात यह थी कि उसने पहले नहाने की भी जहमत नहीं उठाई। सीधे हेयर ड्रायर उठाया और उस मोबाइल को सुखाने लगी, जिससे अभी भी पानी टपक रहा था। फोन पूरी तरह सूखने के बाद उसने चार्जर लगाया, लेकिन स्क्रीन पर कोई हरकत नहीं, बिल्कुल शांत, मानो फोन भी कह रहा हो, बहन जी, पहले मुझे तालाब में डुबोया, अब मुझसे उम्मीद भी रख रही हो? मजबूर होकर वह फोन रिपेयर की दुकान ढूंढने निकल पड़ी। लेकिन रात काफी हो चुकी थी, सारी दुकानें बंद थीं। आखिर उसने दुकान के बोर्ड पर लिखे मालिक के नंबर पर कॉल किया। आप फोन ठीक कर पाएं या नहीं, मैं आपको 1000 युआन दूंगी, बस अभी आ जाइए। उधर बेचारा दुकानदार, जो अभी अभी बिस्तर में घुसा था, पैसों का नाम सुनते ही ऐसे उछला
जैसे लॉटरी लग गई हो। फटाफट अपनी इलेक्ट्रिक बाइक उठाई और दुकान पहुंच गया। काफी देर जांच पड़ताल के बाद उसने सिर खुजलाते हुए कहा, मैडम, ये मेरे बस की बात नहीं है। इसे हांगई जैसे बड़े शहर की प्रोफेशनल लैब में भेजना पड़ेगा। खर्चा भी ज्यादा आएगा। शावान्यू ने बिना एक पल गंवाए 10,000 युआन एडवांस ट्रांसफर कर दिए। काम पूरा होते ही बाकी 90,000 भी मिल जाएंगे। इतना बड़ा एडवांस देखते ही दुकानदार की आंखें चमक उठीं। अभी कुछ मिनट पहले जो नींद में जम्हाई ले रहा था, अब ऐसा भागा जैसे कोई स्पेशल मिशन मिल गया हो। वह उसी रात फोन लेकर निकल पड़ा। शावान्यू भी वापस घर चली गई। इन सब झंझटों में रात के 2 बज चुके थे। नहाने के बाद उसने फिर वही फोटो हाथ में उठाई। इस बार उसने फोटो को बहुत गौर से देखा और अचानक उसका दिल जोर से धड़क उठा। उस लड़की की आंखों में जो प्यार था वह किसी साधारण प्रशंसक का नहीं लग रहा था। वह तो बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई अपनी पूरी दुनिया को देख रहा हो। एक डरावना ख्याल उसके मन में कौंधा, कहीं जांग चांग ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? क्या वह लड़की सिर्फ उसकी फैन नहीं बल्कि उससे बहुत पहले से प्यार करती थी? और क्या जांग चांग शुरू से ही किसी मकसद से मेरे करीब आया था? यह सोचते ही उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह घबराकर पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी, लेकिन उस फोटो के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिला। वो खुद को समझाने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसकी कोई और मंशा होती तो वह पिछले 3 साल तक मेरा हर नखरा क्यों सहता? उसे तो मेरे परिवार की दौलत में भी कभी दिलचस्पी नहीं थी। दादाजी के जन्मदिन से 1 दिन पहले रिपेयर हुआ फोन आखिर वापस आ गया। शावान्यू ने सबसे पहले मेरा जन्मदिन डालकर फोन खोलने की कोशिश की। गलत पासवर्ड। फिर उसने अपना जन्मदिन डाला। फोन तुरंत अनलॉक हो गया। उसके चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। दिल में एक मीठी सी खुशी भी हुई। लेकिन जैसे ही उसने फोटो गैलरी खोली, वह फिर से उलझ गई। पूरी गैलरी में उस लड़की की एक भी तस्वीर नहीं थी। उसी समय टिंग टोंग, रिपेयर वाले का मैसेज आया। हेलो मैडम, इस फोन में एक प्राइवेट वॉल्ट भी है। मतलब फोन के अंदर एक और छिपा हुआ फोन, उसमें 100 GB से भी ज्यादा डेटा रखा हुआ है। यह पढ़ते ही शावान्यू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जांग चांग, तुम पूरे के पूरे बदमाश निकले। इतनी सारी बातें मुझसे छिपाई। दुकानदार के बताए तरीके से वह फिर पासवर्ड स्क्रीन पर गई। अब शुरू हुआ असली मिशन। उसने घर के हर सदस्य का जन्मदिन डालकर देख लिया। कुछ नहीं हुआ। 2 घंटे तक वह पासवर्ड तोड़ने की कोशिश करती रही। आखिर अचानक उसे फोटो के पीछे लिखा हुआ नंबर 8 याद आया। उसने उसे आखिरी अंक बनाया। फिर आगे 1999 से लेकर 1990 तक के जन्म वर्ष जोड़कर कोशिश की। फिर 2000 से 2009 तक भी सारे कॉम्बिनेशन आजमा डाले, लेकिन हर बार वही नतीजा, गलत पासवर्ड। उसने 2010 के बाद वाले सालों की कोशिश ही नहीं की। उसे लगा इतनी छोटी उम्र का होना तो बिल्कुल ही बेतुका होगा। 2 घंटे तक फोन से जूझने के बाद वह लगभग पागल होने लगी। जांग चांग, तुम आखिर हो क्या चीज? ये पासवर्ड है क्या? तभी उसका फोन बज उठा। कॉल शा चेंगोंग की थी। वान्यू, जल्दी गांव वापस आओ, जन्मदिन की तैयारी शुरू हो गई है। पिता की नाराज आवाज सुनकर उसने फोन उठाया, नीचे भागी और कार लेकर गांव की ओर निकल पड़ी। गांव पहुंचते ही शा चेंगोंग बोले, वान्यू, सामान और शराब कम पड़ रही है, जाकर और ले आओ। और लौटते समय गांव के जितने भी बुजुर्ग मिले सबको एक एक गिफ्ट पैक देते आना। शावान्यू ने चुपचाप सिर हिला दिया। जैसे ही वह कार की ओर बढ़ी, उसी समय उसकी छोटी कजिन कई कप मिल्क टी उठाए खुशी खुशी आती दिखाई दी। नूना, मिल्क टी पियोगी? शावान्यू मुस्कुराई। सबके लिए लाई हो? कजिन गर्व से बोली। बिल्कुल, ओप्पा ने जो पैसे दिए थे उनसे मैंने पूरी मिल्क टी की दुकान ही बुक कर ली। ये पहली खेप है, बाकी सब दुकान वाले बाद में पहुंचा देंगे। बात करते करते वह बैग में खोजने लगी। उसे याद था कि शावान्यू को हल्के स्वाद वाली कम चीनी वाली मिल्क टी पसंद है। उसने वही कप निकालकर प्यार से उसके हाथ में दे दिया। शावान्यू ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन अगले ही पल वह नन्ही सी बच्ची बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ भागी। ओप्पा ओप्पा, मैं तुम्हारे लिए खास मिल्क टी लाई हूं। ये वाली मैंने दुकान के स्टाफ से सीखकर अपने हाथों से बनाई है। ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाई है। बताओ कैसी लगी? मैं मुस्कुराया, मिल्क टी का कप हाथ में लिया और एक घूंट पीते हुए बोला, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ही, आपका स्वागत है। छोटी कजिन खुशी से खिल उठी। उसकी मोती जैसी सफेद मुस्कान पूरे आंगन को रोशन कर रही थी। लेकिन यह नजारा देखते ही शावान्यू का चेहरा ऐसे उतर गया जैसे किसी ने उसका पसंदीदा सीरियल बीच में बंद कर दिया हो। उसी समय चिंगनन, कार के टायरों की तेज चीखती आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। आवाज इतनी तेज थी कि कई लोग घबराकर उधर देखने लगे। शाचेंगागोंग हैरानी से बोले, अरे वान्यू को क्या हो गया?
मैंने तो उसे सिर्फ सामान लाने भेजा था, इतनी गुस्से में क्यों लौट रही है? पास खड़ी छोटी कजिन ने बड़ी शरारती मुस्कान के साथ अपनी पोनीटेल झटकते हुए कहा, अंकल, आपको समझ नहीं आएगा, मेरी नूना को तो बस जबरदस्त जलन हो रही है। शा चेंगोंग पहले से ही काम के बोझ में चकराए हुए थे। उन्होंने सिर खुजलाते हुए पूछा, जलन किससे? यहां कोई खूबसूरत लड़की भी तो नहीं दिख रही? बस फिर क्या था? छोटी कजिन ने होंठ फुला लिए और अपनी तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, अंकल, क्या मैं खूबसूरत लड़की नहीं हूं? शा चेंगोंग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हाथ हिलाकर बोले, छोड़ भी, तुम्हारी तुलना अपनी बहन से मत करो। उसने अपनी मां की खूबसूरती पाई है और तुमने हमारे शाह खानदान के जीन। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक तरफ अप्सरा हो और दूसरी तरफ आलू। क्या? छोटी कजिन गुस्से से उछल पड़ी। शा चेंगोंग, आज तो मैं आपका गला दबा दूंगी। पूरा आंगन ठहाकों से गूंज उठा। हर कोई हंसते हंसते दोहरा हो गया। धीरे धीरे शाम हो गई। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगा। रिश्तेदार लगातार आकर जाम टकरा रहे थे। मैं बेचारा हर किसी का निमंत्रण ठुकरा भी नहीं पा रहा था। उधर शावान्यू मेरे बिल्कुल पास बैठी थी, लेकिन उसकी नजर खाने पर नहीं, सीधे मेरे मोबाइल पर थी। वह बार बार चोरी छिपे मेरा पासवर्ड देखने की कोशिश कर रही थी। इधर मुझे लगातार शराब पिलाई जा रही थी। एक राउंड, फिर दूसरा, फिर तीसरा और आखिरकार धप, मैं सीधे मेज पर गिर पड़ा। छोटी कजिन यह देखकर भड़क गई। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा। आप लोग भी ना, मेरे ओप्पा को ही क्यों परेशान करते रहते हो? नूना ने मना कर दिया तो क्या हुआ? उसे तो किसी ने पीने के लिए पूछा तक नहीं। वैसे भी उसकी शराब सहने की ताकत ओप्पा से कहीं ज्यादा है। यह सुनते ही शा वान्यू की बड़ी बड़ी आंखें फैल गईं। उसने मन ही मन सोचा, वाह, मेरी इतनी चिंता करने की जगह मुझे ही मैदान में उतार दिया। तभी गांव यूलान भी वहां आ गईं। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा इसने। वान्यू, चलो सबके साथ एक एक जाम पी लो। आज रात हम तुम्हारे नाना नानी के घर ही रुकेंगे। आज नहीं पियोगी तो कल फिर पीना ही पड़ेगा। शा वान्यू ने दांत भींच लिए। ठीक है, पीती हूं। उसने गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरा खाली कर दिया। यह देखकर गांव यूलान के चेहरे की सख्ती थोड़ी कम हुई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था, अगर आज के बाद भी वान्यू ने जांग चांग से तलाक की बात की तो उसे अलग ले जाकर अच्छी तरह समझाएंगी। तभी दादाजी शारजियान वो बोले, वान्यू, जरा गांव के मुखिया वाली मेज पर जाकर सबसे मिलाओ। वहां गांव के सारे सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं। शाह वान्यू चुपचाप गिलास लेकर वहां चली गई। जिसने भी उसे टोस्ट ऑफर किया, उसने बिना कुछ बोले सब स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह इतनी पी गई कि खुद को संभालना भी मुश्किल हो गया। आखिरकार वह पूरी तरह नशे में धुत होकर वहीं ढेर हो गई। गांव यूलान बेबस होकर उसे सहारा देकर कमरे में ले गई और बिस्तर पर लिटा दिया। लेकिन तभी शा वान्यू अचानक फूट फूट कर रोने लगी। माँ, क्या हुआ बेटा? गांव यूलान उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। शा वान्यू सिसकते हुए बोली, जांग चांग, वो बहुत बुरा इंसान है। लगता है उसके दिल में कोई और है। इतना कहते ही वह अपनी मां से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। गांव यूलान बिल्कुल सन्न रह गईं। उनका दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। कुछ देर रोने के बाद शा वान्यू आखिरकार सो गई। उन्हें कंबल ठीक से उड़ाकर गांव यूलान बाहर निकल आईं। लेकिन उनके मन में अब बेचैनी घर कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा, मेरी दोनों मौसियां मुझे सहारा देकर कमरे तक ला रही थीं। मुझे उस हालत में देखकर गांव यूलान के मन में एक ही बात आई, जांग चांग ऐसा लड़का नहीं हो सकता जो किसी को धोखा दे। उसकी पूरी जिंदगी तो इस परिवार की सेवा करते हुए गुजरती है। उसे किसी और के लिए समय ही कहां मिलता होगा। उन्हें यकीन था यह सब सिर्फ कोई गलतफहमी है। क्लिक, कमरे का दरवाजा बंद हो गया। बिस्तर पर दो लोगों की सांसें धीरे धीरे शांत होने लगीं। लेकिन उनमें से एक मानो पानी में लौट आई मछली की तरह बार बार दूसरे की बाहों में सिमटती जा रही थी और इतनी कसकर पकड़ रखा था कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब मेरी आंख खुली तब तक सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। मैंने आंखें मलते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन लगा मेरे ऊपर कोई भारी चीज रखी हुई है। मैंने बगल में देखा तो शा वान्यू मुझे कसकर गले लगाए सो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और पूरा शरीर मेरी बाहों में समाया हुआ था। मैंने धीरे धीरे खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शायद उसे आभास हो गया। उसने मुझे और भी कसकर पकड़ लिया। उसकी बाहें इतनी मजबूती से लिपटी थीं कि निकलना मुश्किल हो गया और कपड़ों के ऊपर से भी उसका शरीर बेहद मुलायम महसूस हो रहा था। तभी शा वान्यू की आंख खुल गई। जैसे ही उसे अपनी हालत समझ आई, उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वह झट से मुझसे अलग हुई और शर्म छिपाने के लिए उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ी। जांग चांग, तुम कितने बड़े बदतमीज हो। मैं सो रही थी और तुमने मेरा फायदा उठाने की हिम्मत कैसे की?
इतना कहकर उसने बिना कोई मौका दिए धड़ाम मुझे सीधे बिस्तर से नीचे लात मारकर गिरा दिया। मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लेकिन जैसे ही मैं उससे दूर हुआ, उसके दिल में अचानक अजीब सी खालीपन की टीस उठी। उसका मन अनजाने में फिर से मुझे गले लगाने को बेचैन हो उठा। मैंने धीरे से आह भरी, सॉरी वान्यू, आज रात मैं कम पीऊंगा ताकि फिर कभी नशे में ऐसी गलती ना हो। शाह वान्यू ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, ये मासूम बनने का नाटक बंद करो। आज रात तुम जितनी चाहे शराब पीना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज ही शहर वापस जा रही हूं। मैंने एक बार फिर माफी मांगी, फिर उठकर बाहर मुंह हाथ धोने चला गया। इस बीच घर के बाकी लोग दावत की तैयारी के लिए पहले ही गांव के चौक पहुंच चुके थे। मैं अभी हाथ मुंह धोकर बाहर निकल ही रहा था कि छोटी कजिन दौड़ती हुई आई। ओपा, जल्दी चलो, अंकल ने मुझे खास तुम्हें बुलाने भेजा है। उसके चेहरे की मासूम मुस्कान देखकर मेरे होंठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई, जबकि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। बात खत्म करते ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। जब उसे शियाओ वान्यू कहीं दिखाई नहीं दी तो वह दरवाजे तक भागी और मजाक उड़ाते हुए जोर से बोली, नूना, आप तो उठ जाओ। क्या तुम सच में कोई सुअर हो? 8 बज चुके हैं, अभी तक सो रही हो। अंदर से तुरंत शियाओ वान्यू की ठंडी आवाज सुनाई दी, आ रही हूं। पहले वह अपनी इस शरारती चचेरी बहन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उसे देखते ही उसके मन में झुंझलाहट होने लगी थी। यह देखकर मैंने तय किया कि पहले मैं उसकी कजिन और बाकी लोगों को साथ लेकर निकल जाता हूं, जबकि शिया वान्यू तैयार होकर बाद में आ जाएगी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां पहुंचते ही ऐसा अजीब माहौल देखने को मिलेगा। पूरा घर लोगों से भरा हुआ था। एक फैशनेबल कपड़े पहने नौजवान घुटनों के बल जमीन पर बैठा था। उधर शिया छेंगगोंग गुस्से से आग बबूला होकर एक कुर्सी उठाने ही वाला था, जबकि पीछे खड़े कई लोग उसे कसकर पकड़े हुए थे ताकि वह आगे न बढ़ सके। वह गुस्से में दहाड़ा, धत्त तेरे की, आज कोई भी मुझे मत रोको, आज मैं इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने सामने घुटनों के बल बैठे युवक की ओर उंगली उठाकर कहा, शू शियाओयांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानबूझकर हमारे शिया परिवार के शुभ समारोह में आकर सब कुछ बिगाड़ने चले आए। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा? अगर पहले से पता होता कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे तो सालों पहले ही तुम्हें समुद्र में फेंककर मछलियों का खाना बना देता। तभी दादाजी ने कड़क आवाज में कहा, बस चुप हो जाओ, समारोह शुरू होने का समय हो गया है। अपना गुस्सा अभी के लिए पी जाओ। मेहमानों के सामने इस तरह गुस्से से भरा चेहरा लेकर मत जाओ। इतना कहकर दादाजी ने शिया छेंगोंग की ओर देखा, फिर धीरे धीरे चलते हुए शू शियाओयांग के पास पहुंचे। उन्होंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और ठंडी आवाज में बोले, छोटे शू, आज हमारे शिया परिवार के लिए खुशी का दिन है। मैं यहां कोई तमाशा नहीं चाहता। तुम यहां से चले जाओ। वान्यू अब जियांग चांग की पत्नी है। तुम दोनों के बीच अब कोई संभावना नहीं बची। लेकिन शू शियाओयांग ने सिर हिलाते हुए कहा, दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। इन पिछले वर्षों में गलती मेरी थी। अब मैं वान्यू की भरपाई करना चाहता हूं। यह सुनते ही शिया छेंगोंग का गुस्सा फिर फूट पड़ा। वह गरज कर बोला, धत्त तेरे की, भरपाई करेगा? किस बात की भरपाई करेगा? शंघाई में किसी और लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया, तभी तुम्हें वान्यू की याद आ गई। अगर अभी यहां से नहीं निकला तो मैं खुद चाकू उठाकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जैसे ही सब लोग शिया छेंगोंग को रोकने में लगे हुए थे, मैं शांत चेहरे के साथ अंदर चला आया। मुझे देखते ही शू शियाओयांग के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। उसने व्यंग्य से कहा, जियांग चांग, वान्यू और मैं बचपन से साथ बड़े हुए हैं। उसने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि वह मुझे भूल नहीं पाई और तुम्हें मेरा विकल्प बना लिया। इतना कहते कहते उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने मेरी ओर उंगली उठाई और ऊंची आवाज में बोला, दादाजी शिया, अंकल शिया, शायद आपको अभी तक पता नहीं है, जियांग चांग का बाहर किसी और औरत के साथ भी संबंध है। वह वान्यू को धोखा दे रहा है। उसकी बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। शिया छेंगगोंग और भी ज्यादा गुस्से से दहाड़ा, शू शियाओयांग, तुम पहले ही निकम्मे इंसान हो, अब मेरे दामाद पर झूठा इल्जाम लगाने लगे। लेकिन शू शियाओयांग मेरी ओर तिरस्कार से देखते हुए बोला, जियांग चांग, अगले हफ्ते तुम जियांग मियाओई नाम की एक औरत के साथ टीवी पर आने वाले हो, है ना? उसे पूरा यकीन था कि मैं घबरा जाऊंगा, लेकिन मैंने बस सिगरेट का एक कश लिया और शांत नजरों से उसे देखता रहा। मैंने बिना किसी हड़बड़ाहट के जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। तो इससे साबित क्या करना चाहते हो? शू शियाओयांग तुरंत दादाजी की ओर मुड़ा और चिल्लाया, मिस्टर शिया, आपने सुना?
जियांग चांग ने खुद अपने मुंह से मान लिया। दादाजी की आंखें ठंडी पड़ गईं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, शू शियाओयांग, अब यहां से चले जाओ। तुम जैसा इंसान जिसका अतीत ही भरोसे लायक नहीं रहा, उसकी एक भी बात पर मुझे विश्वास नहीं है। तुम्हारी बातों की कोई कीमत नहीं। अगले ही पल मैंने उसके जैकेट का कॉलर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। वह छटपटाते हुए चिल्लाया, जियांग चांग, मुझे छोड़ दो। यकीन करो, मैं तुम्हारे सारे सबूत दुनिया के सामने ला दूंगा। लेकिन उसकी रंगीन जिंदगी ने उसके शरीर को इतना कमजोर बना दिया था कि वह मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था। मैंने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने उसका सिर कार के दरवाजे से दे मारा, फिर दरवाजा खोलकर उसे अंदर धक्का दे दिया। उसे हांफते हुए देखकर मानो उसकी सांस ही निकल रही हो, मैंने सिगरेट का धुआं बाहर छोड़ा। मेरी निगाहें बर्फ जैसी ठंडी थीं। मैंने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, दूर रहना, समझे? वह फिर मुझे धमकाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने मेरा उठा हुआ मुक्का देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबराकर दोनों हाथ हिलाने लगा। मत मारो, मत मारो। मैं जा रहा हूं, अभी चला जाता हूं, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ठीक है। लेकिन इतना कहने के बाद भी मैंने उसे एक जोरदार मुक्का और मार दिया। फिर ठंडी हंसी के साथ बोला, यंग मास्टर शू, चूंकि मैंने कोई बेवफाई नहीं की है, इसलिए जो खबर छापनी है बेझिझक छाप देना। लेकिन मेरी एक सलाह है, अगले कुछ दिनों तक ऐसा मत करना। पहले दादाजी का जन्मदिन शांतिपूर्वक गुजर जाने दो, उसके बाद जो करना हो मैं पूरी तरह तुम्हारा सामना करूंगा। लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर बेहतर होगा कि कुछ दिनों तक घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि मुझे नहीं पता कब कोई कार गलती से तुम्हें टक्कर मार दे। मेरी आंखों में झलकती ठंडी चेतावनी देखकर शू शियाओयांग के दिल में डर समा गया। उसने जल्दी से कार स्टार्ट की और वहां से बुरी तरह घबराकर भाग निकला। इधर जब शिया वान्यू को इस घटना की खबर मिली तो वह गुस्से में दौड़ती हुई बाहर आई। ठीक उसी समय उसने शू शियाओयांग की कार को तेजी से दूर जाते देखा। पिछले 3 वर्षों की सारी यादें और दर्द उसके मन में एक साथ उमड़ पड़े। बिना एक पल गंवाए उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसका पीछा करने निकल पड़ी। दूर खड़े शिया छेंगोंग ने अभी अभी मुझे समझाकर शांत किया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर वान्यू पर पड़ी, उसका गुस्सा फिर भड़क उठा। वह जोर से चिल्लाया, शिया वान्यू, तुम कहां जा रही हो? अभी इसी वक्त वापस आओ। मैं भी उसके पीछे जाने ही वाला था कि शिया छेंगगोंग ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने मेज पर जोर से मुक्का मारा और गुस्से में बोला, जियांग चांग, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर वह उस शू शियाओयांग को वापस इस घर में लेकर आई तो आज से मैं उसे अपनी बेटी नहीं मानूंगा। उधर मुख्य सड़क पर शिया वान्यू की एसयूवी सफेद पोर्शे के बिल्कुल पीछे पहुंच चुकी थी। रियर व्यू मिरर में उसे देखकर शू शियाओयांग के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान फैल गई। वो मन ही मन हंसा, हा हा, वो बेवकूफ जियांग चांग आखिरकार मुझसे हार ही गया। उसे क्या पता वान्यू के दिल में आज भी सिर्फ मैं ही हूं। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना शुरू होने वाला है। उसने अपनी कार की रफ्तार धीमी की और किनारे रोकने की तैयारी करने लगा। उसी क्षण पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। शिया वान्यू की एसयूवी अचानक तेजी से आगे बढ़ी और पूरी ताकत से उसकी कार में टक्कर मार दी। उस हादसे का नतीजा यह हुआ कि एक गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच गया और दूसरी को मौके पर ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इधर शू शियाओयांग वाली घटना के कारण दादाजी शिया जेनुओ इतने आहत और नाराज हो गए कि उनका जन्मदिन का भोज आयोजित करने का भी मन नहीं रहा। मैं खुद भी भीतर से बेहद थक चुका था। अगले कई दिनों तक मैं घर पर ही रुका और पूरे परिवार के साथ समय बिताता रहा। सोमवार आने पर मैंने तय किया कि अब अपने ससुराल वालों के सामने सारी बातें साफ कर देनी चाहिए। नाश्ता खत्म होने के बाद मैं धीरे से खड़ा हुआ। मैंने अंकल शिया और मिसेस गांव के सामने गहरा झुककर प्रणाम किया। फिर पहले से हस्ताक्षर किया हुआ विवाह समझौता निकालकर मेज पर रख दिया। मैंने शांत लेकिन सम्मान से भरी आवाज में कहा, अंकल शिया, मिसेस गांव, इन सभी वर्षों में आपने मेरा जो ख्याल रखा उसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं। पिछले 3 वर्षों में मैंने आप दोनों को निराश किया है। कृपया वान्यू को किसी भी बात के लिए दोष मत दीजिए, बस उसे वापस घर बुला लीजिए। इसके बाद मैंने रोती हुई गांव यूलान की ओर देखा और सच स्वीकार करते हुए कहा, असल में मैं शुरू से ही एक साधारण इंसान था। मैंने आप सबसे अपनी पहचान छिपाकर आपको धोखे में रखा। शिया छेंगगोंग के चेहरे पर जमी मुस्कान वहीं थम गई। वह मुस्कुराने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन सिगरेट पकड़े उनका हाथ हल्का सा कांप रहा था। उन्होंने अविश्वास से कहा, जियांग चांग,
ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? तुम किसी और के साथ संबंध कैसे रख सकते हो? मैंने धीरे से सिर हिलाया। यह सच है। कल मैं जियांग मियाओई के साथ उसी शो में दिखाई दूंगा। आप लोग खुद सब देख लीजिएगा। मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर मैंने आखिरी बार गहरा झुककर प्रणाम किया और सबकी स्तब्ध निगाहों के बीच वहां से बाहर निकल गया। उसी समय शिया चेंगोंग के फोन पर एक संदेश आया। उन्होंने फोन निकाला। वह संदेश मैंने ही भेजा था। उसमें लिखा था, इन वर्षों में मेरी सेवा का कुल मेहनताना 10 मिलियन युआन बनता है। मैं यह पूरी रकम जल्द ही आपके खाते में वापस भेज दूंगा। संदेश पढ़ते ही शिया चेंगगोंग के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह वहीं धड़ाम से बैठ गए। गांव यूलान घबरा गईं। आंखें पहले से ही रो रोकर सूज चुकी थीं। गला भर आया था। वह घबराकर बोली, मिस्टर शिया, आपको क्या हुआ? उधर मैं चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने उस खूबसूरत लड़की को देख रहा था। मेरे होठों पर अनायास ही एक कड़वी मुस्कान आ गई। मियाओई, आज तुम बिल्कुल अपनी बड़ी बहन जैसी लग रही हो। क्या चाहती हो कि मुझे लगे याओलिंग वापस आ गई है? जियांग मियाओई खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह दौड़कर आई और प्यार से मेरा हाथ पकड़ लिया। ओप्पा, शिया परिवार के साथ आपकी बात। मैंने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। वह सब अब बीती बात है। कुछ दिन पहले ही हमारा तलाक हो चुका है। यह सुनकर जियांग मियाओई की आंखों में चिंता उतर आई। क्या आप सचमुच ठीक हैं? आखिर आपने 3 साल तक शिया परिवार की देखभाल की थी। मैंने कंधे उचकाए और स्टेशन के प्रवेश द्वार की ओर चलते हुए कहा, जहां तक शिया वान्यू की बात है, मेरा चले जाना ही सबसे सही फैसला था, क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए कभी जगह थी ही नहीं। जियांग मियाओई ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर इस विषय पर कुछ नहीं कहा। कार में बैठने के बाद मैं अचानक उसकी ओर मुड़ा। मियाओई, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। वह स्नैक्स खाते खाते रुक गई और उत्सुकता से सिर तिरछा करके बोली, क्या बात है ओप्पा? मैंने कहा, यह अब भी शिया परिवार से जुड़ी है। अगर मैं यूं ही अचानक चला गया तो उन्हें कभी नहीं लगेगा कि गलती मेरी थी। इसलिए आने वाले शो में मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो। जियांग मियाओई ने अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें झपकाईं, फिर शरारती मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। ओप्पा, मैं यह मुफ्त में नहीं करूंगी। मेरे हैरान चेहरे को देखकर उसने अपनी ओर उंगली की। आखिर मैं लाखों फैंस वाली उभरती हुई स्टार हूं। अगर आप मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करेंगे तो असल में मेरी लोकप्रियता का फायदा उठा रहे होंगे। मैंने हंसते हुए उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई। तो क्या हुआ अगर थोड़ा सा फायदा उठा लूं? इतनी कंजूस कब से हो गई? जियांग मियाओई ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तो फीस देनी पड़ेगी 100 युआन। मैंने उसकी हथेली पर हल्की सी थपकी दी। लो, पूरे 100 युआन। बिल्कुल बच्ची हो। उसकी हथेली बिल्कुल खाली थी, लेकिन वह फिर भी खुशी से मुस्कुरा उठी। तो मैं बच्ची ही सही। आप मेरे ओप्पा हैं। क्या मुझे थोड़ा सा बच्चा बनने का हक नहीं है? इतना कहकर वह प्यार से मेरा हाथ पकड़कर मुझसे सट गई। यह नजारा देखकर आसपास मौजूद न जाने कितने लड़के ईर्ष्या से दांत पीसने लगे। उधर कुछ दिन पहले शहर के पुलिस स्टेशन में शू परिवार ने शिया वान्यू पर जानबूझकर दुर्घटना करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि उसने उनके बेटे शू शियाओयांग की कार को टक्कर मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्होंने शिया परिवार से कोई समझौता करने की कोशिश भी नहीं की। उनका इरादा था कि सामने वाला परिवार घुटनों के बल आकर उनसे माफी मांगे। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद शिया वान्यू को हिरासत में रखने के बाद भी पुलिस ने केवल उसका बयान सुनते ही उसे तुरंत रिहा कर दिया। उसने बताया, जब मैं उसका पीछा कर रही थी तभी मुझे अपने पुराने एक्सीडेंट का दृश्य याद आ गया। मैं घबरा गई और गलती से एक्सीलेटर पूरा दब गया। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। उसी समय पुलिस स्टेशन के बाहर शू शियाओयांग की मां गुस्से से चीख उठी, शिया वान्यू, मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। यह सुनकर शिया वान्यू हल्का सा मुस्कुराई। उसने अपने हाथ में पकड़ा मोबाइल उठाकर दिखाया। अच्छा, मैं इंतजार करूंगी, लेकिन आपकी अभी की सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं। अगर भविष्य में मेरे साथ कुछ भी हुआ तो सबसे पहले शक आप लोगों पर ही जाएगा, और अगर अब कोई और काम नहीं है तो मेरी नजरों से दूर हो जाइए। यह देखकर शू परिवार की मुखिया ने तुरंत धमकी दी, हम सारे ठेकेदारों को इकट्ठा करके शिया चेंगगोंग का पूरी तरह बहिष्कार करवा देंगे। लेकिन शिया वान्यू के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं आई। वह शांत स्वर में बोली, जो करना है कर लीजिए, लेकिन उसके बाद पूरे देश को आपके निर्माण घोटालों के बारे में भी पता चल जाएगा। जब पूरे प्रांत की जांच समिति आपके पीछे पड़ेगी तब मुझे निर्दयी मत कहिएगा। इतना कहकर उसने उन्हें ठंडी नजर से देखा, रास्ते से हटाया और गेट पर खड़ी काली बेंटली में जाकर बैठ गई। यह सब देखकर शू दंपति गुस्से से जलते रह गए। वे कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि अगर शिया वान्यू इतनी निडर होकर यह कह रही थी
तो उसके पास जरूर पक्के सबूत होंगे। कार में बैठते ही शियावान्यू ने अपने सहायक से सीधे एजेंसी चलने को कहा। आखिर उसने अभी तक तलाक के कागजों पर सहमति भी नहीं दी थी, और उधर वह बदमाश जियांग चांग खुलेआम किसी दूसरी औरत के साथ घूम रहा था। लेकिन किसे पता था, सहायक उसे और भी बुरी खबर देने वाला था। प्रेसिडेंट शिया, प्रोडक्शन टीम ने जियांग चांग के रहने की पूरी व्यवस्था कर दी है। वे होटल में भी चेक इन कर चुके हैं और आज से आउटडोर शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। इतना कहकर उसने टैबलेट आगे बढ़ा दिया। उस पर वही कार्यक्रम लाइव चल रहा था जिसमें मैं हिस्सा ले रहा था। स्क्रीन पर ठीक उसी समय मैं और जियांग मियावी हाथों में हाथ डाले कार से उतर रहे थे। सफेद ड्रेस और स्ट्रॉ हैट पहने वह किसी परी जैसी लग रही थी, और मैं साधारण शर्ट पहने एक सादा सा युवक। लाइव चैट में लगातार टिप्पणियां आ रही थीं। अरे वाह, दोनों की वाइब्स तो बिल्कुल उल्टी हैं। लग रहा है जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट साथ घूम रहे हों। हे भगवान, मेरी देवी उस आदमी का हाथ क्यों पकड़े हुए है? अभी छोड़ो उसका हाथ, अभी के अभी। दोनों को इतना करीब देखकर शियावान्यू गुस्से से फोन तोड़ देने की हालत में पहुंच गई। उसने दांत भींचकर पूछा, इस शो में सेलिब्रिटी ऑब्जर्वर की जगह अभी भी खाली है ना? मैनेजर डरते डरते बोला। वो सारी सीटें भर चुकी हैं। शियावान्यू की आवाज अचानक तेज हो गई। क्या कहा? मैनेजर का दिल जैसे गले में आ गया। वह घबरा कर बोला, है एक जगह। प्रेसिडेंट शिया, बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी फोन करता हूं। करीब 10 मिनट बाद जब सारी व्यवस्था हो गई, शियावान्यू लगातार लाइव प्रसारण देखती रही। फिर स्क्रीन पर मेरा परिचय दिखाया गया। बीजिंग के सेंट्रल कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक से स्नातक। इतना पढ़ते ही शियावान्यू पूरी तरह टूट गई, क्योंकि मैं हमेशा उससे कहता आया था कि मैंने भी उसी की तरह सेंट्रल एकेडमी ऑफ ड्रामा से पढ़ाई की है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह दांत भींचकर बुदबुदाई, झूठे, धोखेबाज। इसके बाद जब जियांग मियावी का परिचय सामने आया तो उसने ठंडी हंसी हंसी। इतने सालों तक उसने मुझसे झूठ बोला, अब अगर किसी फोटो के पीछे जानबूझकर एक अक्षर गलत लिख भी दिया है तो उसमें अजीब क्या है? ऊपर से यह लड़की उस तस्वीर वाली लड़की से हूबहू मिलती है, यहां तक कि उसके कपड़े पहनने का अंदाज भी बिल्कुल वही है। यही वही लड़की होगी। उसी समय मैं और जियांग मियावी शूटिंग लोकेशन पर पहुंच चुके थे। हमारे अलावा वहां 2 और युवा जोड़े मौजूद थे। सभी नए कलाकार थे और बेहद आकर्षक दिखते थे। सबको एक दूसरे से घुलने मिलने के लिए प्रोडक्शन टीम ने कुछ छोटे छोटे खेल तैयार किए, जैसे रेड लाइट, ग्रीन लाइट और डम्ब श्राड्स। नियम यह था कि लड़की इशारों से 4 अक्षरों वाले मुहावरे या कहावत समझाएगी। अगर लड़का सही जवाब दे देगा तो वे अगला चरण पार करके सामने रखे कैश बॉक्स तक पहुंच जाएंगे, और इस दौरान जीती गई रकम आगे की यात्रा की शुरुआती पूंजी बनेगी। नियम सुनते ही जियांग मियावी की आंखें चमक उठीं। उसने मेरी ओर आंख मारते हुए ऐसा आत्मविश्वास दिखाया मानो जीत पहले ही तय हो। स्क्रीन के पीछे बैठी शियावान्यू यह सब देखकर गुस्से से फटने वाली थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उसे पूरी तरह पागल कर दिया। चाहे 4 अक्षरों वाला मुहावरा कितना भी कठिन क्यों ना हो, बस मैं और जियांग मियावी एक दूसरे की ओर एक नजर देखते और तुरंत सही जवाब दे देते। यह देखकर पास खड़ा निर्देशक भी दंग रह गया। वह हैरानी से पूछ बैठा, तुम दोनों एक दूसरे को आखिर कब से जानते हो? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी एक उंगली उठा दी। यह देखकर शियावान्यू का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या जियांग चांग और जियांग मियावी सचमुच 10 साल से भी ज्यादा समय से एक दूसरे को जानते थे? अगर ऐसा था तो फिर उसकी अपनी जगह आखिर क्या थी? क्या वह जियांग चांग के दिल की वह पहली और सबसे प्रिय मोहब्बत थी जिसे कभी भुलाया ही नहीं जा सकता? निर्देशक ने दांत भींचते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता। अब मैं तुम दोनों के लिए सबसे मुश्किल वाला मुहावरा चुनता हूं, फिर देखते हैं। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक समय एक छोटी सी नादान लड़की थी। उसे 4 अक्षरों वाले मुहावरे कभी याद नहीं रहते थे। वह हमेशा मेरा हाथ पकड़कर पीछे पड़ जाती थी और कहती थी कि मैं उसे कहानियां सुनाकर मुहावरे याद करवाऊं। इसलिए जितना कठिन मुहावरा होगा मेरे लिए उसे पहचानना उतना ही आसान होगा। मेरी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ईर्ष्या से भर उठे। तो तुम दोनों कॉलेज के दिनों के प्रेमी नहीं थे, बल्कि बचपन से साथ बड़े हुए बचपन के साथी थे? निर्देशक ने पसीना पोंछते हुए उत्सुकता से पूछा। जियांग चांग, मुझे सच में जानने की उत्सुकता है। आखिर तुम दोनों की पहली मुलाकात कब हुई थी? मैं मुस्कुराया और प्यार से जियांग मियावी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, शायद आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन मैं इसे उस दिन से जानता हूं जिस दिन इसका जन्म हुआ था। उसी समय जियांग मियावी हंसते हुए बोली, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन ओप्पा और मेरी बड़ी बहन दोनों डिलीवरी रूम के बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। यह सुनते ही सब लोग स्तब्ध रह गए। हे भगवान,
हम तो समझ रहे थे कि ये सिर्फ बचपन के दोस्त हैं, लेकिन यह तो उसके जन्म के दिन से ही उसकी जिंदगी का हिस्सा रहा है। लगता है तभी से इसने अपना दिल उसी पर हार दिया था। इसके बाद कार्यक्रम की टीम ने हमें थोड़ा समय तैयारी के लिए दिया। तैयारी पूरी होने के बाद उन्होंने हमारे सामने एक सूची रखी। उसमें से 10 पेशे चुनने थे। फिर एक घूमने वाले चक्र के जरिए उनमें से केवल एक पेशा तय होना था। लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि मैंने वह सूची सीधे वापस प्रोडक्शन टीम को लौटा दी। मैंने मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिए, इतने सारे पेशों के नाम लिखने में मुझे आलस आ रहा है। आप सबको ही शामिल कर दीजिए। मेरे इतना कहते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल कार्यक्रम को मजेदार बनाने के लिए उस सूची में कई अजीबोगरीब नौकरियां भी थीं, जैसे प्रोडक्ट टेस्टर, नैरेटर और न जाने कितने अनोखे काम। निर्देशक ने शक भरी नजरों से मेरी ओर देखा। मैंने बिल्कुल सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा, जब हम छोटे थे, मियाओई के परिवार की आर्थिक हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसकी एक बड़ी बहन थी जो बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और कभी भी इस दुनिया को छोड़ सकती थी। मेरे पिता के निधन से पहले वे हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज छोड़ गए थे। उसे चुकाने के लिए हमने लगभग हर तरह का काम किया है। मेरी बात खत्म होते ही पूरा माहौल शांत हो गया, क्योंकि मेरे चेहरे पर जरा भी शिकायत या दुख नहीं था। सिर्फ एक सुकून और खुलापन दिखाई दे रहा था। लेकिन मेरी बातें सुनकर स्क्रीन के दूसरी ओर बैठी शिया वान्यू का दिल जैसे कसकर मरोड़ दिया गया। उसकी नजरों में मैं हमेशा एक हंसमुख, मजबूत और सक्षम इंसान था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैंने इतनी कठिन जिंदगी जी है। फिर भी उसके मन में एक ही बात बार बार उठ रही थी, उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं फिर हल्का सा मुस्कुराया। मैं यह सब अपनी बेचारगी दिखाने के लिए नहीं कह रहा। मैं सिर्फ यह साबित करना चाहता हूं कि हम सचमुच हर तरह का काम कर सकते हैं। इतना कहकर मैंने और मियाओई ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर एक दूसरे को समझ लेने वाली मुस्कान उभर आई। उसी पल दर्शकों को समझ में आने लगा कि दोनों के बीच इतनी गहरी समझ आखिर आई कहां से। निर्देशक मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों की कहानी सचमुच दिल छू लेने वाली है, लेकिन शो तो आगे बढ़ाना ही होगा। उसने घोषणा की कि सभी के पेशों का चयन रात 8 बजे होने वाले ड्रॉ में किया जाएगा। कार्यक्रम का अगला हिस्सा था टैलेंट परफॉर्मेंस। लेकिन शायद निर्देशक ने भी नहीं सोचा था कि यही प्रस्तुति पूरे कार्यक्रम का सबसे यादगार पल बन जाएगी। बाकी दोनों जोड़ों ने अपनी अपनी डांस प्रस्तुति पूरी की। उसके बाद मैं कार्यक्रम द्वारा रखे गए पियानो के सामने जाकर बैठ गया, जबकि जियांग मियाओई एक ऊंचे स्टूल पर बैठकर गिटार थामे हुई थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, हमारा गीत है मान शान मान। फिर पूरा मंच शांत हो गया। सभी लोग धैर्य से इंतजार करने लगे। स्क्रीन के दूसरी ओर बैठी शिया वान्यू की नजरें भी टिकी हुई थीं। अचानक पहला सुर गूंजा। सिर्फ शुरुआती धुन सुनते ही सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरे मन में अचानक एक परिचित आवाज गूंजने लगी, बेवकूफ, तुम फिर ऐसे क्यों हो गए? अभी तो तुम इतने जवान हो, लेकिन हमेशा बूढ़ों जैसी गंभीर बातें करते रहते हो। बिल्कुल किसी बूढ़े आदमी जैसे लगते हो। जिंदगी वैसे भी कुछ ही दशकों की होती है, थोड़ा मुस्कुराकर जीना सीखो। उसकी आवाज मेरे मन में लगातार गूंजती रही। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और गाना शुरू किया। तुम दक्षिण में हो, जहां धूप खिली रहती है और रास्तों पर बर्फ गिरती रहती है। मैं उत्तर की ठंडी रातों में हूं, लेकिन वहां भी वसंत खिल उठता है। अगर रात होने से पहले अभी थोड़ा समय बाकी हो तो कृपया अपनी उन आंखों को कभी मत भूलना। जैसे ही ये पंक्तियां गूंजी, संगीत की समझ न रखने वाला इंसान भी भीतर तक हिल गया। उधर शिया वान्यू का दिल जैसे किसी ने जोर से चीर दिया हो, क्योंकि इतने वर्षों तक उसने मेरे भीतर जो दबा हुआ दर्द महसूस किया था, वह आज इस गीत में पूरी तरह बाहर आ गया था। मेरी आवाज और भी भारी होती चली गई। बेवकूफ, तुम भी कितने बेवकूफ हो जियांग चांग। ऐसे मत जिया करो। देखो, मैं तो ठीक हूं। अगर कभी मैं इस दुनिया में न रहूं तो अपना ख्याल रखना, और उम्मीद करती हूं कि तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो सचमुच तुमसे दिल से प्यार करे। जब गीत पूरी तरह समाप्त हुआ, पूरा सेट मौत जैसी खामोशी में डूब गया। मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, मैं सचमुच पागल हो चुका हूं। कभी हंसता हूं, कभी रो पड़ता हूं। क्या अब भी मेरे लिए कोई उम्मीद बची है? उसी क्षण स्क्रीन के सामने बैठी शिया वान्यू पूरी तरह टूट गई। वह थककर कुर्सी पर ढह गई। आखिरकार उसे सब समझ में आ गया। मैंने कभी भी उसे अपने दिल की सबसे प्रिय मोहब्बत नहीं माना था। असल में वह किसी और की जगह भरने वाली एक परछाई मात्र थी। अचानक उसने तेज आवाज में ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको, अभी के अभी बाहर निकलो। ड्राइवर एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उसने तुरंत गाड़ी इमरजेंसी लेन में रोक दी। पीछे चेतावनी वाला त्रिकोण लगाकर
चुपचाप इंतजार करने लगा। उधर कार के भीतर शिया वान्यू के दिल तोड़ देने वाले सिसकियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। दूसरी ओर निर्देशक भी मेरे गीत के असर से धीरे धीरे सामान्य हुआ। उसने मेरी और मियावी की ओर देखते हुए घबराई हुई मुस्कान के साथ कहा, अब सच कहूं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम दोनों के बारे में क्या कहूं। इस समय लाइव चैट पूरी तरह फट चुकी है। इतना कहकर उसने हमें आराम करने के लिए भेज दिया। रात 8 बजे वापस आ जाना, तभी पेशों का अंतिम ड्रॉ होगा। उधर अस्पताल के बाहर गांव यूलान शिया चेंगगोंग को सहारा देकर बाहर ला रही थी। अचानक उनके फोन पर एक संदेश आया। शिया चेंगगोंग ने तुरंत फोन निकाला। उन्हें लगा शायद यह संदेश मेरी तरफ से होगा, लेकिन पढ़ते ही उनके चेहरे पर निराशा छा गई। संदेश उनकी छोटी भतीजी का था। उसके साथ एक वीडियो भी भेजा गया था। उसने लिखा था, चाचा, दीदी उन्हें ढूंढते ढूंढते शो तक पहुंच गई हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया उस लड़की ने अपना नाम बदलकर जियांग मियाओई क्यों रखा है, और दोनों इस समय पूरे इंटरनेट पर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। यह पढ़ते ही शिया चेंगगोंग ने वीडियो चला दिया। वीडियो देखते ही वह पूरी तरह स्तब्ध रह गए, क्योंकि वीडियो में दिखाई दे रही लड़की का चेहरा उनकी बेटी से बिल्कुल मिलता जुलता था, मानो दोनों एक ही सांचे में ढली हों। लेकिन उसके व्यक्तित्व, उसकी चाल, उसके कपड़े, सब कुछ उनकी बेटी से बिल्कुल अलग था। उन्होंने अजीब नजरों से अपनी पत्नी की ओर देखा। गांव यूलान ने तुरंत फोन लेकर वीडियो देखा, लेकिन जैसे ही उनकी नजर पहली बार उस लड़की पर पड़ी, उनका चेहरा अचानक बदल गया। वह घबराकर बोली, जल्दी मुझे अभी इसी वक्त मायके ले चलो। शिया चेंगगोंग हैरानी से सिर खुजलाने लगे। अरे, वहां अचानक क्यों जाना है? अगले ही पल जैसे उन्हें कुछ याद आ गया। हे भगवान, अब याद आया? चलो, मैं अभी तुम्हें वहां लेकर चलता हूं। उसी समय जब शिया वान्यू क्रूज होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंची, तो निर्देशक और पूरी स्टाफ टीम तुरंत बाहर आ गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने शिया वान्यू का चेहरा देखा, सभी के चेहरों पर गहरा सदमा छा गया। निर्देशक ने धीरे से सहायक निर्देशक से पूछा, क्या जियांग मियाओई और जियांग चांग ऊपर ही हैं? सहायक निर्देशक ने सिर हिलाया। हाँ, अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने 7 दिन के स्ट्रीट स्वीपिंग, सड़क सफाई अनुभव कार्ड, वे अभी अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए हैं। यह सुनते ही निर्देशक ने अपने मन का आश्चर्य बड़ी मुश्किल से दबाया और शिया वान्यू की ओर खुशामदी मुस्कान के साथ देखते हुए बोला, प्रेसिडेंट शिया, आपका ठीक से स्वागत न कर पाने के लिए मैं सचमुच क्षमा चाहता हूं। शिया वान्यू ने केवल हल्का सा सिर हिला दिया। निर्देशक के माथे पर ठंडा पसीना छलकने लगा। वह विनम्रता से बोला, प्रेसिडेंट शिया, आपका व्यक्तित्व सचमुच बेहद प्रभावशाली है, लेकिन आप हमारी टीम की एक कलाकार से बहुत मिलती जुलती हैं। शिया वान्यू ने ठंडी आवाज में कहा, उसका नाम जियांग मियाओई है ना? उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। फिर उसने निर्देशक की आंखों में देखते हुए कहा, डायरेक्टर, मेरी सिर्फ एक ही शर्त है। मेरे इस शो में गेस्ट ऑब्जर्वर बनकर शामिल होने की बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर जियांग चांग को। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहां हूं। है, बिल्कुल। निर्देशक ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर पूछ बैठा, अगर बुरा ना माने तो आपकी और जियांग चांग की क्या रिश्तेदारी है? पहले तो शिया वान्यू कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन जितना वह सोचती गई, उसके मन का दर्द और बढ़ता गया। आखिर उसने दांत भींचकर कहा, वह मेरा पति है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। सबके मन में एक ही सवाल उठा, क्या असली पत्नी अपने पति को रंगे हाथों पकड़ने आई है? लेकिन हालात तो ऐसे लग रहे हैं जैसे वही खुद तीसरी औरत बन गई हो, और जिसे लोग प्रेमिका समझ रहे हैं वह तो खुलेआम सबके सामने घूम रही है। उसके साथ खड़ा सहायक घबराकर बोला, प्रेसिडेंट शिया, अगर यह बात बाहर फैल गई तो आपकी छवि पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन शिया वान्यू ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैनेजर जेन, आप वापस जाइए। इतना कहकर वह सीधे होटल के भीतर चली गई। यह देखकर मैनेजर जेन ने स्टाफ को कार की चाबियां संभाल कर रखने का निर्देश दिया। अगली सुबह 7-8 बजे निर्देशक ने हम सबको इकट्ठा किया और शुरुआती पूंजी बांटनी शुरू की। पिछले खेल में हमने हर सवाल का सही जवाब दिया था, इसलिए हमें पूरे 2000 युआन मिले। इसके बाद मैंने साझेदार कंपनी से संपर्क किया। काम मिलने के बाद सबसे पहला काम मैंने एक बेडरूम और एक ड्राइंग रूम वाला फ्लैट किराए पर लेना किया। जब हमने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा तो देखा कि घर में जरूरत का हर सामान पहले से मौजूद था, लेकिन जिसने सबको सबसे ज्यादा चौंका दिया वह यह था कि मेरा और मियाओई का सामान पहले ही ड्राइंग रूम के एक कोने में रखा हुआ था। सबको तुरंत समझ आ गया। निर्देशक फांग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि हम दोनों साथ कमरा किराए पर लेंगे। मैंने मियाओई की ओर देखा। हम दोनों ने बिना कुछ कहे अपने अपने यूनिफॉर्म पहने और बिल्डिंग की सफाई करने निकल पड़े।
दोपहर का समय देखते ही देखते आ गया। अचानक लाउडस्पीकर से आवाज आई, सभी लोग जल्दी से लाइव स्ट्रीम रूम नंबर 1 में आइए, शेफ जियांग अब खाना बनाना शुरू करने वाले हैं। स्क्रीन पर मैं एक हाथ में कलछी और दूसरे हाथ में लोहे की कड़ाही पकड़े तेजी से खाना बनाता दिखाई दे रहा था। मेरी निपुणता देखकर लाइव देखने वाले लोग दंग रह गए। कमेंट्स की बात आ गई, वाह, यह तो किसी 5 स्टार होटल के शेफ जैसा लग रहा है, इतना स्वादिष्ट दिख रहा है कि अभी खाने का मन कर रहा है। दूसरी ओर शिया वान्यू अपने सामने सजे स्वादिष्ट व्यंजनों को देखती रही, लेकिन अचानक उसका खाने का मन ही खत्म हो गया। उसने गुस्से में चॉपस्टिक मेज पर पटक दी। अब मुझे कुछ नहीं खाना, यह सारा खाना उठाकर कूड़ेदान में फेंक दो। इतना कहकर वह मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। आसपास खड़े कर्मचारी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। वे केवल चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहे। अपने कमरे में लौटकर शिया वान्यू बिस्तर पर बैठ गई। बड़ी स्क्रीन पर मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था। उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर की ताकत खत्म हो गई हो। उसी समय उसकी सबसे अच्छी दोस्त शियाओ मंग का फोन आया। वान्यू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जियांग चांग ऐसा इंसान निकलेगा। उसने पूरे 3 साल तक तुम्हारी देखभाल की और जैसे ही तुम ठीक हुई वह किसी दूसरी औरत के साथ चला गया। सबसे अजीब बात तो यह है कि जिस लड़की के साथ वह है वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या वह जानबूझकर तुम्हें उकसा रहा है? शिया वान्यू ने थकी हुई सांस छोड़ी। छोड़ो मंगमंग, आखिर उसने ही मुझे ठीक किया था और अब मैं समझ चुकी हूं। जियांग चांग ने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, तो अब उससे सवाल करने का क्या फायदा? यह कहते हुए खुद शिया वान्यू भी समझ नहीं पा रही थी कि वह आखिर अब तक यहां रुकी क्यों हुई है। फोन के दूसरी तरफ शियाओ मंग ने उसकी टूटी हुई आवाज सुनी और चिंता से पूछा, वान्यू, क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? तुम अभी कहां हो? शिया वान्यू ने होटल के कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। पहले तो वह पता बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसे सचमुच किसी अपने के सहारे की जरूरत महसूस हुई। उसने धीरे से अपना पता बता दिया। मैं जिंगलिंग में हूं। यह सुनते ही शियाओ मंग ने मन ही मन हिसाब लगाया। जियांग चांग के शो का मुख्यालय भी तो जिंगलिंग में ही है। कुछ पल की खामोशी के बाद उसे सब समझ में आ गया। वह गुस्से से बोली, तुम उसे ढूंढने गई हो, है ना? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस वही खामोशी। शियाओ मंग ने तुरंत सब समझ लिया। वह गुस्से से बोली, मैं अभी की अभी फ्लाइट लेकर तुम्हारे पास आ रही हूं। अगर कुछ बातें तुम उससे नहीं कह सकती तो मैं कहूंगी। मैं उससे आमने सामने पूछूंगी कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। असल में एक सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते शियाओ मंग हमेशा इस बात के लिए मेरी आभारी रही थी कि मैंने 6 महीनों तक शिया वान्यू का इलाज किया। उसने सिर्फ सलाह ही नहीं दी थी, बल्कि वह आज तक समझ नहीं पाई थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त आखिर किस बात से डर रही है। अगर उसकी जगह कोई और होता और उसे मेरे जैसा इंसान मिलता तो वह बिना एक पल सोचे मुझसे शादी कर लेती, क्योंकि उसे यकीन था कि ऐसी जिंदगी बहुत सुखी होती। उसे यह भी मालूम था कि शिया वान्यू के दिल से शू शियाओयांग बहुत पहले निकल चुका था। इसलिए उसे हमेशा लगता था कि मेरे और शिया वान्यू के बीच कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन जब उसने इंटरनेट पर ट्रेंड होती खबर देखी, तब जाकर उसे समझ आया यह सिर्फ गलतफहमी नहीं थी, क्योंकि सबकी नजरों में मैं सचमुच किसी दूसरी औरत के साथ दिखाई दे रहा था। शिया वान्यू से पता मिलते ही शियाओ मंग ने तुरंत जिंगलिंग की सबसे पहली फ्लाइट बुक कर ली। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से होगी जिन्हें देखकर वह खुद चौंक जाएगी। अंकल, आंटी, आप दोनों यहां? शिया चेंगगोंग भी उसे देखकर हैरान रह गए। अरे, तुम तो छुट्टियों पर जाने वाली थी ना, इतनी सुबह यहां कैसे? शियाओ मंग जल्दी से उनके पास आ गई। मैं रात 3 बजे ही निकल पड़ी थी। मैं जिंगलिंग जा रही हूं। आप लोग कहां जा रहे हैं? शिया चेंगगोंग कुछ पल चुप रहे, फिर पूछा, मंगमंग, वान्यू अभी कहां है? उसने जवाब दिया, वह इस समय जियांग चांग के शो में गेस्ट ऑब्जर्वर बनी हुई है। यह सुनकर दोनों पति पत्नी ने राहत की सांस ली। लेकिन शियाओ मंग के चेहरे की गंभीरता देखकर गांव यूलान ने अचानक खुद की ओर इशारा करते हुए गंभीर स्वर में पूछा, मंगमंग, क्या तुम्हें नहीं लगता वह लड़की जियांग मियाओई बहुत ज्यादा मेरी जैसी दिखती है? यह सुनकर शियाओ मंग के होंठ हल्के से कांप उठे। आंटी गाओ, क्या वह आपकी कोई बिछड़ी हुई रिश्तेदार हो सकती है? गांव यूलान का चेहरा बेहद गंभीर था। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे भी यही शक है। मेरी एक जुड़वां बहन थी, लेकिन बचपन में कुछ बदमाश उसे उठाकर ले गए थे। यह सुनकर शियाओ मंग ने गहरी सांस ली। आंटी, फिलहाल यह बात किसी और को मत बताइए। इस बार हमारा मकसद सच पता करना है। यह सुनते ही शियाओ मंग का पूरा शरीर कांप उठा।
उसे अचानक शिया वानियों की मौजूदा हालत याद आ गई। लेकिन आंटी, अगर यह सब सच निकला तो वानियों का क्या होगा? गांव यूलान की आंखों में दर्द साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने भारी मन से कहा, लेकिन सच जानना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारे नाना नानी के दिल का यह घाव कभी नहीं भर पाएगा। यह सुनकर शियाओमंग कुछ देर सोचती रही। फिर उसने शिया वानियों के माता पिता से कहा, वैसे भी मैं शूटिंग सेट पर जाने वाली थी, मैं किसी तरह उसके बाल का एक नमूना ले आऊंगी। जब डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी तब हम सब मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। समय तेजी से बीतता गया और देखते ही देखते शाम हो गई। रात के खाने के बाद मैं और मियावी ने मिलकर 4 तरह के फलों से बनी मीठी ठंडी खीर तैयार की। यह हमारे शहर की गर्मियों में बनाई जाने वाली एक बेहद लोकप्रिय मिठाई थी। मैंने उसका थोड़ा सा हिस्सा हम दोनों के लिए अलग रख लिया। बाकी मैंने प्रोडक्शन टीम से कहा कि वे होटल में सबके लिए ले जाएं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही वह मीठा सूप होटल पहुंचा, बाल थोड़े बिखरे हुए शिया वानियों सीधे निर्देशक फांग के सामने आ खड़ी हुई। उसने बिना कुछ कहे 1000 युआन मेज पर पटक दिए और वह बड़ा बर्तन खुद उठाकर ऊपर अपने कमरे में ले गई। पूरी प्रोडक्शन टीम अवाक रह गई। उधर शिया वानियों कमरे में पहुंचकर अकेली सोफे पर बैठ गई और चुपचाप वही मीठा सूप खाने लगी। वह इस शो के जरिए हर पल जियांग चांग पर नजर रखना चाहती थी। लेकिन तभी लाइव स्ट्रीम समाप्त हो गई। शिया वानियों गुस्से से लगभग पागल हो उठी। लाइव बंद हो गई तो क्या अब जियांग चांग और जियांग मियाओई जो चाहें वही करेंगे? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन अगले ही पल उसका सारा साहस टूट गया। वह बिस्तर पर घुटनों को सीने से लगाकर सिकुड़ कर बैठ गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं अभी उनके पास भी चली जाऊं तो किस हैसियत से उनका सामना करूं? कुछ देर बाद शियाओमंग भी होटल पहुंच गई। अपनी दोस्त के बार बार पूछने पर शिया वानियों ने उसे जियांग मियाओई की तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही शियाओमंग के चेहरे पर गहरा सदमा छा गया। वह अविश्वास से बोली, तो इसका मतलब जियांग चांग के दिल में कभी तुम थी ही नहीं? हालांकि शिया वानियों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके उदास चेहरे ने ही इस सवाल का जवाब दे दिया। शियाओमंग इतनी गुस्से में आ गई कि उसने लगभग वह तस्वीर फाड़ ही दी। अब मुझे सब समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने साल तुम्हारे साथ रहने के बाद भी उसने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। असल वजह तो यह थी, शियाओमंग समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। उसकी नजर में यह शारीरिक बेवफाई से भी कहीं बड़ा अपराध था, क्योंकि उसके अनुसार शरीर की गलती कभी कभी माफ की जा सकती है, लेकिन दिल का धोखा कभी नहीं। आत्मिक विश्वासघात इंसान को भीतर से पूरी तरह तोड़ देता है। उसने अचानक पूछा, वानियो, क्या तुम उस जियांग मियाओई को जानती हो? गुस्से में वह लगभग सारा राज बता ही देती, लेकिन समय रहते रुक गई। शिया वानियों ने भौहें सिकोड़ लीं। उसके बारे में क्या? उसे महसूस हुआ कि शियाओमंग कुछ छिपा रही है। शियाओमंग ने तुरंत बात बदल दी। वानियो, अगर तुम्हारे लिए वहां जाना ठीक नहीं है तो इस बार मैं उस कमीने से खुद बात करूंगी। पिछली बार मैं शू शियाओयांग को तुम्हें चोट पहुंचाने से नहीं रोक सकी थी, लेकिन इस बार मैं इतिहास दोबारा नहीं दोहराने दूंगी। इतना कहकर उसके चेहरे पर कठोरता आ गई और वह तुरंत वहां से निकल गई। रात शांति से बीत गई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं उठ गया। मैंने मियावी को भी जगा दिया और दोनों मिलकर नाश्ता बनाने लगे। करीब 10 मिनट बाद मियावी मुस्कुराते हुए पीछे से आई और मेरे कंधे पर हल्की सी थपकी दी। जीजा जी, जरा मेरी तरफ देखिए। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, वह रूमाल लिए पंजों के बल खड़ी थी और बड़े प्यार से मेरे चेहरे पर लगी धूल और आंखों के किनारे जमी नींद साफ करने लगी। वह मुस्कुराकर बोली, आप लोग कभी भी ठीक से अपना ध्यान नहीं रखते। मुंह धोना भी बस जैसे तैसे निपटा देते हैं। देखिए, आंखों के कोने में अभी भी नींद लगी हुई है। उसे देखते ही मुझे लगा जैसे समय कई साल पीछे लौट गया हो। जब जियांग याओलिंग अभी भी मेरे साथ थी, वह भी बिल्कुल ऐसी ही थी। हमेशा हंसमुख, हमेशा कोमल। मेरे मुंह से अनजाने में निकल पड़ा, याओलिंग। मैं कुछ क्षणों के लिए खो गया। अनायास ही मैंने हाथ बढ़ाकर मियावी के चेहरे को छूना चाहा, लेकिन उसने बहुत नरमी से मेरा हाथ हटा दिया। धीरे से बोली, जीजा जी, मैं मियाओई हूं। मैं झेंप गया और तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। माफ करना। मुझे फिर तुम्हारी बहन की याद आ गई। मियाओई के चेहरे की मुस्कान एक पल को गायब हो गई, लेकिन उसके दिल की कसक सिर्फ वही समझ सकती थी। उसने हल्की मुस्कान लाकर कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा मेकअप कर लूंगी, फिर आज की सड़क सफाई का काम शुरू करेंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस शियाओमंग से मेरी बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई थी, वह हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर चुपके से कमरे में घुस जाएगी और जियांग मियाओई के कुछ बाल लेकर डीएनए जांच के लिए भेज देगी। दोपहर तक शिया चेंगगोंग का फोन आ गया।
उन्होंने बताया, रिपोर्ट बिल्कुल वैसी ही आई है जैसा हमने सोचा था, और हमें मियाओई की मां का पता भी मिल गया है। हम तुरंत वहां जा रहे हैं, बाकी तुम अपनी समझ से संभाल लेना। यह सुनकर शियाओ मंग का हाथ कांप उठा। उसे पता था अब जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो शिया वान्यू कभी भी इस हकीकत से बच नहीं पाएगी। जितना वह सोचती उतनी ही उलझती जाती। आखिर उसने दांत भींच ली। अगर तुमने सच में धोखा दिया है जियांग चांग, तो फिर मुझे बेरहम बनने का दोष मत देना। इतना कहकर उसने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया और सीधे हमारी ओर निकल पड़ी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही एक फैसला उसे पूरी जिंदगी पछताने पर मजबूर कर देगा। कुछ ही देर बाद उसकी कार हमारे सामने आकर चीखती हुई रुकी। वह गुस्से से तमतमाई हुई चमड़े के लंबे बूट पहने कार से उतरी। बिना एक शब्द कहे उसने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह गुस्से से चिल्लाई, जियांग चैंग, क्या तुम में जरा भी इंसानियत नहीं बची? मैंने पूरे 3 साल तक तुम्हारा साथ दिया और मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे। मियाओई तुरंत दौड़कर मेरे सामने आ गई। उसने जोर से शियाओ मंग को पीछे धक्का दिया और मुझे अपने पीछे कर लिया। उसकी ठंडी नजरें सीधे शियाओ मंग पर टिक गईं। आपको ओप्पा को मारने का क्या अधिकार है? क्या सचमुच गलती सिर्फ उन्हीं की है? मियाओई बहुत चाहती थी कि पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाए। आखिर मैंने अपनी पूरी जिंदगी शिया वान्यू और शिया परिवार की रक्षा में लगा दी थी, और बदले में मुझे गलत समझा गया और किसी बेकार इंसान की तरह ठुकरा दिया गया। मियाओई की बातें सुनकर शियाओ मंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेरी ओर उंगली उठाकर मियाओई पर चिल्लाते हुए कहा, गलती इसकी नहीं, इसने 3 साल तक तुम्हारी तस्वीरें छिपाकर रखी, सबको मूर्ख बनाया, और तुम कह रही हो कि यह निर्दोष है। मियाओई ने बिना डरे जवाब दिया, तो पहले यह बताइए उस तस्वीर के पीछे आखिर किसका नाम लिखा था? इतना ऊंचा बोलने से पहले यह तो देख लीजिए। शियाओ मंग तिरस्कार से हंसने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा जम गया। रुको, कुछ तो गड़बड़ है, उसने मन ही मन सोचा। इसका असली नाम तो जियांग मियाओई है। अगर सिर्फ एक अक्षर का फर्क हो तो। फिर उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जियांग मियाओई, तुम उतनी मासूम नहीं हो जितना जियांग चांग तुम्हें दिखाता है। तुम शुरू से जानती थी कि वह शादीशुदा है। मियाओई के होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। हाँ, मैं शुरू से सब जानती थी। तो क्या हुआ? मैं बचपन से उनके साथ बड़ी हुई हूं। मैं उनसे प्यार करती हूं, और उन्होंने तलाक के कागजों पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो फिर मैं उनके साथ क्यों नहीं रह सकती? यह सुनकर शियाओ मंग की आंखें फैल गईं। वह चीख उठी, घर तोड़ने वाली औरत, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? यह झगड़ा इतना तीखा हो चुका था कि लाइव स्ट्रीम देख रहे हजारों दर्शक पूरी तरह स्तब्ध रह गए। कई लोगों को तो लगा कि शायद यह सब शो की स्क्रिप्ट का हिस्सा है। उधर निर्देशक फांग के भी ठंडे पसीने छूटने लगे। उसी समय ऑब्जर्वेशन रूम में बैठी शिया वान्यू अचानक बाहर निकल आई। उसने प्रोडक्शन टीम की एक गाड़ी ली और पूरी रफ्तार से हमारी ओर दौड़ पड़ी। मैं दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर था। यहां तक कि हमेशा शांत रहने वाली जियांग मियाओई भी अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। वह गुस्से से बोली, आप अपने आप को बहुत समझदार समझती हैं ना? तो बताइए, उस तस्वीर के पीछे आखिर किसका नाम लिखा था? बार बार अफेयर की बात क्यों कर रही हैं? उनका तलाक हो चुका है, अब इससे आपका क्या लेना देना? शियाओ मंग गुस्से से बोली, उसने शादी के दौरान धोखा दिया और तलाक के तुरंत बाद तुम्हारे पास आ गया। उसका छोड़ा हुआ कचरा सिर्फ तुम्हारे जैसी औरत ही उठा सकती है। जब शियाओ मंग अपना आपा खो बैठती थी तो उसके मुंह से कुछ भी निकल सकता था। अब उसमें जरा भी समझदारी बाकी नहीं थी। ये अपमानजनक बातें सुनते ही जियांग मियाओई की आंखों में आंसू भर आए। वह रोते हुए कांपती आवाज में बोली, उसका नाम जियांग याओलिंग था। वह मेरी बड़ी बहन थी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, शियाओ मंग वहीं पत्थर की तरह जड़ हो गई और उनके पीछे खड़ी एक और शख्सियत भी अचानक वहीं ठिठक गई। रुको, तुमने अभी क्या कहा? जियांग याओलिंग तुम्हारी बहन थी? और 17 अक्टूबर का आखिर मतलब क्या है? हालांकि शिया वान्यू पहले से जानती थी कि जियांग मियाओई का चेहरा उसकी बहन से बेहद मिलता जुलता है, लेकिन आमने सामने उसे देखकर वह फिर भी स्तब्ध रह गई। जियांग मियाओई की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने कांपती आवाज में कहा, शिया वान्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? अगर तुम्हारी वजह से ऐसा सब कुछ न हुआ होता। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, मैंने आगे बढ़कर धीरे से उसके होठों पर हाथ रख दिया। मेरे चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभर आई। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि शिया वान्यू ने मुझे बीच में रोक दिया। ये जियांग चैंग, इस बार तुम बीच में मत बोलो, उसे मत रोको। आज मुझे हर हाल में सच जानना है। जियांग मियाओई ने मेरा हाथ झटक दिया। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह रोते रोते चीख उठी, शिया वान्यू,
तुम वही लड़की थी जिसे जीजाजी ने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा। हर पल तुम्हारी रक्षा की, तुम्हें अपनी सबसे अनमोल चीज की तरह संभाल कर रखा। फिर भी तुम उस शू शियाओयांग जैसे घटिया इंसान को कभी भूल नहीं पाई जिसने तुम्हारी जिंदगी लगभग बर्बाद कर दी थी। तुम जानना चाहती हो कि 17 अक्टूबर का मतलब क्या है? ठीक है, मैं बताती हूं। वह मेरी बहन की पुण्यतिथि है। मेरी बहन सिर्फ 19 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई थी। यह सुनते ही शिया वान्यू का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह जियांग मियाओई को खाली निगाहों से देखती रह गई। उसने अपने मन में हजारों संभावनाएं सोची थीं, लेकिन इस सच्चाई की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपना दर्द बाहर निकालने के बाद जियांग मियाओई पूरी तरह टूट गई। वह मेरे सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कैमरे की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मुझे माफ कीजिए, मेरा ख्याल है कि आज की शूटिंग यहीं समाप्त कर देनी चाहिए। इतना कहकर मैंने जियांग मियाओई को सहारा दिया और वहां से जाने लगा। यह देखकर शियाओमंग घबरा गई। वह तुरंत दोनों हाथ फैलाकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। जियांग चैंग, तुम कहां जा रहे हो? मैंने सिर्फ एक बार उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में न कोई गुस्सा था, न कोई शिकायत, बस एक ठंडी और पूरी तरह अजनबी सी नजर। उसी एक नजर ने शियाओमंग के दिल में अजीब सा डर भर दिया। वह घबराकर शिया वान्यू की ओर मुड़ी। वान्यू, जियांग चांग ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है? लेकिन अब उसकी आवाज में पहले वाला गुस्सा बिल्कुल नहीं था। उसे समझ आने लगा था कि पूरी कहानी वैसी नहीं थी जैसी वह अब तक समझती रही थी। शिया वान्यू ने एक फीकी टूटी हुई हंसी हंसी, फिर धीरे से कार की ओर मुड़ते हुए बोली, चलो अभी घर चलते हैं। हालांकि यह घटना वहीं खत्म हो गई, लेकिन लाइव स्ट्रीम पर दर्शकों के बीच तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। जियांग मियाओई के आंसू अहोंडी रहो और मेरे चेहरे पर साफ दिखाई देता दर्द, दोनों इस बात का संकेत थे कि इस कहानी के पीछे कोई बहुत गहरा सच छिपा हुआ है। खासतौर पर जियांग मियाओई द्वारा लिया गया वह नाम शू शियाओयांग। बहुत से लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया, शायद मैंने किसी अमीर परिवार में शादी तो की, लेकिन वहां मुझे कभी सम्मान नहीं मिला। शायद मेरी पत्नी के दिल में हमेशा कोई दूसरा आदमी था, और शायद इसी वजह से आज यह रिश्ता इस मुकाम तक पहुंच गया। कई लोगों ने लिखा, जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती तब तक किसी को भी किसी पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। उधर किराए के उस छोटे से घर में जियांग मियाओई अब भी मेरी बाहों में सिमटी हुई थी। निर्देशक मेरे पास आकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरे टूटे हुए चेहरे को देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया। वह सीधे शिया वान्यू के कमरे की ओर चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि उनके सूटकेस पहले ही पैक हो चुके थे। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर पूछा, क्या आप लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं? कुछ पल रुककर उसने फिर कहा, मैं साफ देख सकता हूं कि जियांग चांग आज भी आपके दिल में है। एक बात है, समझ नहीं पा रहा कि आपको बताऊं या नहीं। शिया वान्यू ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा।